जी सर, हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, देखें जिन लोगों ने किया है और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए देखें, पहला क्वेश्चन था इस क्विज में, इफ द प्रोसेस कैन बी मूव्ड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन मेमोरी सेगमेंट टू अनदर देन बाइंडिंग मस्ट बी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जो मैंने नोट्स में लिखी हुई है, जहां पे हमने वो 3 टाइप्स की बाइंडिंग पढ़ी थी, कंपाइल टाइम, लोड टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम की बात कर रहा था, उसमें आप पढ़ो बिल्कुल एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट लिखी हुई है और मैंने वहीं से इसको कॉपी पेस्ट की। तो आपको पता है कि अगर एक प्रोसेस को अगर आप स्वैप आउट करते हैं, मेमोरी से बाहर लेके जाते हैं और अगेन उसको लेके आते हैं, तो देयर इज अ चांस कि वो जो है ना उसको जो पहले जगह मिली हुई थी उसके अलावा मिले। तो इस वक्त हमने कहा था कि जब हमने चीज को पढ़ा था कि इस टूल में आप लाजमी तौर पे आपको रीलोकेटेबल कोड जनरेट करना पड़ता है, एब्सोल्यूट नहीं करना पड़ता। एब्सोल्यूट की हमारे पास शर्त ये थी कि अगर आपने प्रोसेस को एक जगह से दोबारा स्वैप किया है और उसको स्वैप इन करने लगे हैं, तो एक्जैक्टली उस जगह पे आएगा जहां पे वो पहले मौजूद था, वगैरह उसकी जो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि उसके एड्रेस बाइंडिंग वगैरह सारी कंपाइल टाइम पे हो चुकी होती है, तो उस हिसाब से उसने एग्जीक्यूट करनी होती है। अगर वो दोबारा उस जगह पे ना आए तो वो अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन को फेच करने की कोशिश करेगा और वो इलीगल रेफरेंस जनरेट करेगा। जब ये बात थी एग्जीक्यूशन टाइम की, जिसमें रन टाइम पे हम यानी कि आप इसको कह सकते हो जो हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखी थी वो वाली साहब है, वो हमने देखा था कि रन टाइम तक वो डिले कर देता है क्योंकि उसको अभी नहीं पता होता कि ये चीज जो है ना किसके साथ मैंने बाइंड करनी है। हमने वर्चुअल फंक्शन के साथ बहुत डिटेल से इस चीज को देखा था जो मेरे साथ अभी कूप के साथ आ रहा है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमने यही कहा था कि उसको हमने डिले कर देना है रन टाइम तक। अगर हमें नहीं पता या उसके सेगमेंट जो है एक मेमोरी सॉरी प्रोसेस जो है एक मेमोरी सेगमेंट से दूसरी जगह मूव कर सकता है, जैसा मैंने स्वैपिंग एग्जांपल, तो लाजमी तौर पे फिर ये है कि रन टाइम पे आप उसकी बाइंडिंग करोगे। अगर आपने पहले से कर दी, स्वैप आउट कर दिया और उसके बाद स्वैप इन किया और वो किसी और जगह पे आ गया, तो फिर तो उस जगह पे उसके इंस्ट्रक्शन मौजूद ही नहीं होंगी। तो इसका जवाब था कि डिले आप करोगे अंटिल रन टाइम। अगर आप वो स्लाइड पढ़ो ना, एग्जैक्टली मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट की हुई है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था, देखो आपके पास शायद चेंज हो क्योंकि शफल किए हुए हैं क्वेश्चन। सर ये सर इसी एमसीक्यू पे एक क्वेश्चन है सर। जी सर आपकी जहाँ से आप कह रहे हैं जिस स्लाइड से आपने ये कॉपी किया क्वेश्चन, उसी स्लाइड में आपने ये डिलेड अंटिल एग्जीक्यूशन टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है? सर यही रन टाइम की मतलब कि एग्जीक्यूशन टाइम आपका यही है कि जब वो उसको स्टार्ट करेगा, जब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा, ये रन टाइम। मैं यही डिफरेंस देखना चाह रहा था कि मतलब आपको ये मतलब मैंने एग्जीक्यूशन टाइम ये लगाया था तो मेरा गलत था। बताइए ये आपके क्विज के अकॉर्डिंग। मैंने उसके बाद आपको शायद एक वॉइस भी किया था कि कुछ क्वेश्चन हैं जो गलत हुए हुए हैं, मतलब मुझे पता है कि वो गलत है लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे क्योंकि ये एक दफा मैंने बता लिया था। अब इसको मैं चेंज भी करता हूँ तो ये चेंज नहीं करने देता। तो वो भी मैं देखता हूँ, वो मैं जाके स्लाइड ओपन करता हूँ, पहले मैं एक दफा इसको सर बता रहा इसका हूँ। करेक्ट आंसर फिर क्या बनेगा? बात तो ये एक ही है, रन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम वाली। बिल्कुल, आप डिले करोगे उसको रन टाइम तक, ये भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ये हम कर लें उसके बाद मैं आपको दिखाता ठीक है सर। हूँ। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास था डायनामिक लोडिंग के बारे में। देखो क्या है डायनामिक लोडिंग के बारे में। पहला पॉइंट था अ यूज्ड रूटीन इज यूज्ड मल्टीपल टाइम। क्या डायनामिक लोडिंग में ये होता है कि जो पहले ही एक फंक्शन कॉल हो चुका हो उसको मल्टीपल टाइम कॉल करो? नहीं, ये तो नहीं हमने पढ़ा था। अनयूज्ड रूटीन नेवर लोडेड, ठीक है। और तीसरा था इंक्रीज थ्रूपुट, ये चौथा था ऑल। अब इसमें देखो पहला पॉइंट ही नफी कर रहा है कि एक यूज रूटीन को बार बार यूज करो, ये तो हमने कहीं भी उसका एडवांटेज नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब है कि एक तो ये आउट हो गया और एक ऑल आउट हो गया, तो ये दो तो नहीं हो सकते। अब इसके बाद बाकी दो रहेगी। इसमें से आप देखो जो आपको मोस्ट सूटेबल लगता है। अगर आपको डायनामिक लोडिंग का कंसेप्ट याद है तो ये कहता था कि आप किसी भी फंक्शन को उस वक्त तक मेमोरी में लेके ही ना हो जब तक एक्चुअल उसको कॉल ना किया जाए। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कोड्स होते हैं जो एरर की सूरत में उन्होंने एग्जीक्यूट होना होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब किसी प्रोसेस को लेके आता है उसके मुकाबले में जो इसके एरर वाला कोड है उसको नहीं लोड करता, क्योंकि ये मान के चलता है कि यार एरर बहुत कम आता है। और जब कभी आएगा तो मैं रन टाइम उसको ले आऊंगा ट्रैक जनरेट करके, बजाय से कि मैं पहले ले आऊं मेमोरी में वो जगह घेर के रखे और बाकी प्रोसेस की भी जगह घेर के रखे जाए, जबकि उसमें बहुत शादो नादर एग्जीक्यूट होना। अब एग्जांपल लगा लो, क्रोम में जाहिर है कोई ना कोई एरर डिबगिंग का कोड मौजूद होगा कि अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो ये करे। अब 2 माह हमारी क्लासेस को हो गई, मुझे कभी भी क्रोम में जो है ना कोई एरर देखने को नहीं मिला कि अनरिस्पॉन्सिवनेस आ जाए इस तरह का। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि यार ये जो एरर इस तरह की कोड है इसको आप लाओ ही ना। तो ये डायनामिक लोडिंग के थ्रू पॉसिबल होता है कि जब कुछ ऐसी रूटीन्स है जिनको आपने डिसाइड करना होता है कि रन टाइम पे मैं लेके आऊं, तो वो डायनामिक लोडिंग के थ्रू पॉसिबल। तो इसका जवाब यही था कि आप जो है अनयूज रूटीन उसको कभी भी लोड नहीं करते। अगर वो यूज होंगी तो फिर रन टाइम पे आप उसका फैसला करें। देखो तीसरा था हमारे पास द ब्लैंक्स स्वैप्स प्रोसेस
इन एंड आउट ऑफ मेमोरी। अब ये इसका बता ही रहा है कि क्या काम कर स्वैप करना है। तो आपको देखो इसमें से क्या आपको लगता है, मेमोरी मैनेजर, हर किस मेमोरी मैनेजर का ये काम नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट हमने पढ़ा था कि वो मेमोरी के और खास तौर पे रन टाइम जो मैपिंग थी लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में, वो करता था। मेमोरी मैनेजमेंट तो एक ही तो हमने काम पढ़ा है। तो ये तो कहीं भी लिखा था कि वो आउट और इन को जो प्रोसेस को करता है। तो दूसरा नंबर हमारे पास है स्वैपर, तो इसका मतलब स्वैपर ही है जब हमने पहले वाले को निकाल दिया। और पेजर का भी ये काम नहीं, पेजर का हमने देखा था कि वो एक पेज को करता है, पूरे प्रोसेस को नहीं करता। तो यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रोसेस की। जी सर। नहीं हो रहा, अलाउ करें सर। ऐसे 1 मिनट दीजिएगा, मैं देख लूं। मैंने तो किसी को नहीं किया हुआ, कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है। पेजर हमारे पास सर ये एक स्वैपर है जो एक प्रोसेस के किसी पेज को करता है, और स्वैपर पूरे के पूरे प्रोसेस को डील करता है। यही डिफरेंस है ना सर इसमें? जी अच्छा देखिए, नेक्स्ट हमारे पास था इफ बाइंडिंग इज डन। अब अगेन बाइंडिंग से क्वेश्चन है एट असेंबली और लोड टाइम। ठीक है, असेंबली टाइम यानी कि कंपाइल टाइम की बात हो रही है। देन द प्रोसेस खाली जगह बी मूव्ड टू डिफरेंट लोकेशन आफ्टर बीइंग स्वैप्ड आउट एंड इन अगेन। एग्जैक्टली वही बात जो ऊपर की थी, वही बात मैंने कह दी थी कि अगर हम ऑलरेडी कंपाइल टाइम पे ही बाइंडिंग कर लेते हैं, तो फिर जब हम प्रोसेस को स्वैप आउट करते हैं और जब दोबारा स्वैप इन करते हैं, तो उसको एग्जैक्टली उसी जगह पे आना चाहिए, क्योंकि उसको पहले ही पता है। हम इस तरह कर देते हैं कि ये लेट से 101 पे मौजूद था ना, इस पे इसकी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पड़ी। अब अगेन वो स्टार्ट हो रहा है लेट से 600 से जाके, तो सीपीयू को अभी भी यही लगेगा कि 101 पे ही इसकी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पड़ी है, तो वो वही जाकर उसको ढूंढेगा ना कि वो वहां नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस या ऐसे प्रोग्राम जिनकी बाइंडिंग आप कंपाइल टाइम पे यानी कि असेंबली टाइम पे या लोड टाइम पे दोनों कर देते हो, तो उनके शुरू में एब्सोल्यूट कोड जनरेट होता है। एब्सोल्यूट कोड वो होता है जो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, फिक्स होता है। तो इस सूरत में अगर आपने स्वैप आउट किया है और स्वैप इन किया है, तो एग्जैक्टली आपको उसी जगह पे दोबारा स्वैप इन करना पड़ेगा जहां वो पहले मौजूद था। तो ये पूछ रहा है क्या अगर हम स्वैप आउट करें और दोबारा स्वैप इन करें तो डिफरेंट लोकेशन पे कर सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जवाब था कैन नेवर। 100% श्योरिटी के साथ है, मैं नहीं करना, कैन नहीं करना, मतलब कैन नेवर, कभी भी जो दोबारा जो है वो उसी लोकेशन के अलावा कहीं पे भी लोड नहीं हो। अच्छा नेक्स्ट तो बिल्कुल आसान है, द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू। ये आपको सबको पता है, लॉजिकल एड्रेस इसको कहते हैं। एक बंदे ने मैंने देखा एक्सपेरिमेंटल लगाया। एक्सपेरिमेंटल एड्रेस कौन सा होता है भाई? चलो या तो फिजिकल लगाओ, इनमें से कोई कंफ्यूज हो तो बात भी। अब एक्सपेरिमेंटल एड्रेस क्या होता है भला मुझे बताओ। अच्छा छठा क्वेश्चन देखो, लोड टाइम बाइंडिंग विल बी डन बाय। अब लोड टाइम बाइंडिंग मैंने पता नहीं कितने दफा बताई है। अब देखो कंपाइल टाइम की करते हैं कंपाइलर, ये तो पहले ही निकल गया। मेमोरी मैनेजर का काम हमने देखा था कि क्या था कि ये मेमोरी रन टाइम ट्रांसलेशन करता, और सिर्फ हमारे पास एक रह गया मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। और ये मैंने एग्जैक्टली लिखा भी हुआ है, सबके साथ अलग अलग लिखा हुआ है। कंपाइल टाइम कंपाइलर करता है, लोड टाइम लोडर करता है, और एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो हमारे पास सॉरी एग्जीक्यूशन टाइम जो है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करता है। तो इस तरह लोड टाइम की बाइंडिंग थी हमारे पास। ये इसका लोडर था, ठीक है क्वेश्चन, तो इसमें लोडर हमारे पास है ही नहीं, तो इसका आपने जो भी लगाया होगा आपको गलत साबित हुआ। इसमें देख लो, लोड टाइम बाइंडिंग हमेशा लोडर करेगा, इसका नाम से जाहिर होगा। तो ये क्वेश्चन गलत है, जो मैंने बताया था कुछ गलत है, जो बावजूद चाहने के जो मुझे नहीं हो रहे। तो उनमें से एक ये क्वेश्चन भी है। लोड टाइम बाइंडिंग याद रखना कि नाम से जाहिर है लोडर करेगा, कंपाइल टाइम बाइंडिंग कंपाइलर करेगा, और एग्जीक्यूशन टाइम जी बाइंडिंग जो है वो एमएमयू का काम। अच्छा देखो, वर्किंग सेट इज बेस्ड ऑन, ये बिल्कुल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा थ्रेशिंग का, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। बेस करती है वर्किंग सेट भाई लोकेलिटी पे। लोकेलिटी, तो यहाँ मॉड्युलैरिटी पे और ठीक है लोकेलिटी पे। यार ये बनता है यार जो सर रिवाइज कर लेते हैं। लोकेलिटी भी टू टाइम्स की हो सकती है, स्पेशल भी और टेम्पोरल भी, ये भी हमने देखा था वर्किंग सेट में। एक मिनट यार, ये कौन बंदा है यार, ये जो बंदों को इन नहीं होने दे रहा है, कौन आउट कर रहा है? इसके पास गलती से एक्सेस चली गई है इस चीज की। बाकियों को भी पढ़ने दो यार, जो भी है ना गुजारा करो। सर पता नहीं कौन कर रहे हैं। हाँ वो बार बार मुझे मैसेज कर कोई किक आउट कर रहा है। ठीक है लोकेलिटी बिल्कुल जुमान आप ठीक कह रहे हो, दो टाइप की है, टेम्पोरल और स्पेशियल।
तो वर्किंग सेट जो है इसमें आप दोनों तरीकों से इंप्लीमेंट कर सकते देख सकते हैं, हमने इस चीज को कवर किया भी। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास द इंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू एग्जीक्यूट मस्ट बी इन, कहां पे होने चाहिए जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना है? सर मेन मेमोरी में हमारे पास रैम में होना चाहिए। फिजिकल मेमोरी में। देखो कैश इसमें नहीं आएगा, ये बात याद रखनी है आपने, इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। इंस्ट्रक्शन हमेशा आपकी कहां पे मौजूद होगी? मेन मेमोरी के अंदर, और कैश के अंदर सिर्फ उसका टैग होगा या फिर उसका रेफरेंस होगा। जो लोग हमारे साथ कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं एडवांस लेवल पे, कल हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि कैश में सिर्फ और सिर्फ एक टैग आता है, पूरी 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 की पूरी जो है ना एंट्री नहीं आती, तो उसी से रिलेट करना इसको। अच्छा टाइम पे देखो, इन अ वर्चुअल मेमोरी द प्रोग्रामर खाली जगह ऑफ ओवरलेस। तो मैंने वर्चुअल मेमोरी पढ़ते हुए बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से आपको कोई सपोर्ट हासिल नहीं होती वर्चुअल मेमोरी में, और ये सारे का सारा जो है ओवरहेड वो प्रोग्रामर के ऊपर होता है। ओवरलेस जो वर्चुअल मेमोरी से पहले एक कंसेप्ट था, जिसमें अगर आप एम्बेडेड सिस्टम में खास तौर पे जहाँ पे आपके पास छोटी रैम होती थी, उसमें आपने रैम से ज्यादा बड़े प्रोग्राम को रन करना होता था, तो वो फिर आप कर सकते एक कंसेप्ट के थ्रू जिसको ओवरले बोला जाता है। तो मैंने असाइनमेंट भी दी थी, और उसमें जब असाइनमेंट जिन्होंने भेजी उन्होंने लिखा भी होता कि प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती थी कि वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करे। जी सर। सर इसमें ओवरलेज हमारे पास इसमें मॉड्यूल्स में करता है, लेकिन वर्चुअल मेमोरी इसका मॉडर्न है तो वो पेजेस के थ्रू करता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा देखो, द मैपिंग बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल पेजेस या फ्रेम इज मेंटेन्ड बाय, तो ये पेज टेबल आपको फौरन से पता चल जाना चाहिए कि पेज टेबल का काम ही यही है कि जो लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है उसके अगेंस्ट आपको एक्चुअल फिजिकल मेमोरी में जो है उसका फ्रेम में जहां पे वो पेज मौजूद है उसका एड्रेस आपको ट्रांसलेट करके देता है। और हमने ये चीज देखी भी थी कैसे करके देता है, 13 से और 3 के एग्जांपल से हमने 4 के एग्जांपल से हम उसको लेके चले थे, हमने सारा ये कवर किया था। जिन्होंने नहीं देखा तो वो रिकॉर्डेड लेकर देख सकते हैं। तो इसमें आपको पता चलिए कि पेज टेबल का ही काम है। तो मैंने बताया था कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी कि एमएमयू दो तीन तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है। पहला तरीका तो उसका बेस रजिस्टर जिसको आप रिलोकेशन रजिस्टर बोलते थे, हमने देखा था। दूसरा तरीके से हमने देखा था कि एमएमयू की दूसरी इंप्लीमेंटेशन है पेज टेबल, और फिर हमने एमएमयू की तीसरी इंप्लीमेंटेशन भी देखी थी सेगमेंटेशन टेबल। तो एमएमयू का काम होता है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना। तो उसके बाद आप जहां भी पे पढ़ो कि कोई बंदा या कोई चीज कोई सॉफ्टवेयर कोई हार्डवेयर लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में तब्दील कर रहा है, तो आपने समझ जाना है कि एमएमयू यहाँ पे काम कर रहा है। 11th क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज व्हिच रजिस्टर फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन। पहले स्लाइड में मैंने चीज बताई थी जहां पे हमने मेमोरी मैनेजमेंट को शुरू किया कि दो रजिस्टर होते हैं, बेस और लिमिट, और उसके साथ मैंने ब्रैकेट में लिख के बताया हुआ कि इसको फेंस रजिस्टर भी बोलते हैं, और पीपीएससी में ऑलरेडी आ भी चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया था। फेंस कहते हैं बाड़ लगाने को, हदबंदी करने को, तो उसका नाम से जाहिर है कि ये फेंस रजिस्टर किस लिए यूज होगा? प्रोटेक्शन के लिए। 12 देखो, इट डिसाइड्स व्हेन अ पेज शुड बी लोडेड इन मेमोरी। अब इसमें बताओ भी कौन डिसाइड करेगा मेमोरी में पेज कब आना चाहिए? रिप्लेसमेंट पॉलिसी कि जब भी बिल्कुल, जिसको रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम भी बोलते हैं, वो डिसाइड करेगी कब किसी पेज को आना। तो ठीक है, हाँ बेस करना सर। ठीक है। काजेस ऑफ थ्रेशिंग देखो, हाई डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्राम, बिल्कुल एग्जैक्टली स्लाइड से उसकी हेडिंग उठाई है। पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या तूने गले रोमे न मार देला बंदा मार सॉरी बिल्कुल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अच्छा देखें, काजेस ऑफ थ्रेशिंग, हाई डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग, ये भी बिल्कुल थी, हमने देखी थी कि सीपीयू की कोशिश होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को रैम के अंदर लेके आए। लैक ऑफ फ्रेम्स, ये भी हमने देखा था कि फ्रेम अल्टीमेटली कम होना शुरू हो जाते हैं। और फिर हमने देखा था कि पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी इस पर असरअंदाज करती है। तो बिल्कुल ये तीनों थी, तो इसका जवाब है 14 का देखो, खाली जगह इज सेट ऑफ पेजेस दैट आर एक्टिवली यूज्ड टुगेदर। बिल्कुल लास्ट टॉपिक मैंने बताया था पहले, लोकेलिटी क्या होती है? लोकेलिटी कहते थे ऐसे पेजेस जो इकट्ठे यूज होते हैं एक वक्त पे, और हमने देखा था कि पेज फॉल्ट तब होता है जब प्रोसेस एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी पे मूव करता है। तो उसी की बात हो रही है कि सेट ऑफ पेजेस जो इकट्ठे यूज होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सिंपल सिंपल लोकेलिटी कहते हैं। जहां पे किसी चीज को इशू हो तो वहां से मुझे रोक लेना है। देखो 15 में इन सिमेट्रिक प्रोग्रामिंग, अब एक दो तरह की थी, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये था कि सबके पास इक्वल राइट्स होते थे, कोई मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं था। पहली जो लेक्चर था उसमें से क्वेश्चन लिया गया। और एसिमेट्रिक में हमने देखा था कि एक को हमने मास्टर डिक्लेयर कर दिया था और वो सबको कंट्रोल करता था।
तो सिमेट्री की बात हो रही है तो सिमेट्रिक नाम से ही जाहिर है कि सिमेट्री होगी, इनके बीच में कोई हार्मनी होगी, तो ऑल सीपीयू हैज इक्वल राइट्स। तो ये इसका जवाब था। RTOS स्टैंड फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने स्लाइड पढ़ी है तो मैंने एक दफा लिखने के बाद इसको RTOS ही शुरू किया। तो इसमें लेस देन 1 सेकंड। less than 1 second, बिल्कुल तीन दे- ठीक है। देखो मैंने वही उस वक्त भी बताया था कि सेकंड वो कम से कम वक्त है जिसमें एक यूजर नोट डाउन कर सकता है कि कुछ चीज अकर हुई। तो रियल टाइम में हमारे पास हमने देखा था कितना होना चाहिए कि यूजर को पता ही ना लगे कि आप जो है ना कोई स्विच कर रहे हो या उसमें कोई डिले आया, किसी उसके इनपुट आने में, इंटरेक्शन में कोई डिले आया। तो अगर 1 सेकंड से कम आप रिस्पांस टाइम रखोगे ना तो यूजर को यही लगेगा कि मुझे फौरन से सीपीयू मिल गया है और जो काम मैंने दिया था वो फौरन से शुरू हो गया। तो रियल टाइम में हमारी यही कोशिश होती है कि बिल्कुल एग्जैक्टली विद इन टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर जो है ना उसको हम कोई एक रिस्पांस दें। तो इसलिए हमने 1 सेकंड से कम रखा। अब 1 सेकंड से कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम जो इसका एग्जैक्ट जवाब है वो लेस देन 1 सेकंड। अब देखो मिली सेकंड है, मिली सेकंड से ज्यादा हो सकता है लेकिन सेकंड से कम होगा, तो लेस देन मिली सेकंड इसका ये जवाब नहीं हो सकता। 17 देखो, अब अरे प्रोसेस, भेजने के लिए पहले आई वो यार ये माइक ऑफ कर लो जो भी है, अगर मैं सबका ऑफ कर दूं फिर। 17 देखो, अब प्रोसेस इज कॉल्ड सीपीयू बाउंड। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि सीपीयू बाउंड प्रोसेस क्या है और आईओ बाउंड क्या है। तो हमने देखा था कि सीपीयू बाउंड प्रोसेस वो होता है जिसमें सीपीयू बर्स्ट जो है वो काफी लंबा होता है और आईओ रिक्वेस्ट जो है ना वो थोड़े काम के लिए आती है। तो पहला मैंने इसका जवाब था कि सीपीयू बर्स्ट लॉन्ग हो। बिल्कुल जी, हमारे पास यही था। लेकिन देखो, switches from running state to the ready state, from the waiting state, sorry, switch from the running state to the ready state, एक तो हमारे पास होगी ये, and from the waiting state to ready state, दोनों सूरतों में ready state में एक प्रोसेस आ रहा है। तो मैंने वहां सर पे ये तो फिर प्रेम्प्टिव हो गया। प्रेम्प्टिव हो गया, बिल्कुल ये मैंने वहां पे अलग से लिखा भी हुआ है। प्रेम्प्टिव जो है सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस में होता है, जब कोई भी प्रोसेस आपका किसी भी स्टेट से रेडी स्टेट में आ जाए ना तब आपके पास जो है प्रेम्प्टिव आए। और अगर बाकी 2 स्टेट्स थी जिसमें वो वेटिंग में जा रहा था या टर्मिनेट हो रहा था उसमें आप देखोगे कि वो नॉन प्रेम्प्टिव केस हो सकता है। तो लेकिन ये जो 2 स्टेट्स थी इसमें हमेशा प्रेम्प्टिव केस था। तो ये बिल्कुल ठीक है, प्रेम्प्टिव था। 19 देखो, अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। ये कंप्लीशन टाइम भी नहीं है, टर्न अराउंड टर्न टाइम, अराउंड टाइम। टर्न अराउंड। देखो कंप्लीशन टाइम तो वो होगा ना जितना उसको चाहिए था, और ये मैंने बताया था कि ये हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एग्जीक्यूशन टाइम जो इसको एक्चुअल सीपीयू चाहिए था, लेकिन हम मान के चलते हैं कि कभी भी उतना ही टाइम इसको नहीं मिलता क्योंकि उसको वेट करना पड़ता है। तो वेट टाइम को हम बस सीपीयू टाइम के साथ ऐड करते थे तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम निकला था। तो टर्न अराउंड टाइम एक्चुअल वो होता है जिसमें कोई प्रोसेस जो है ना वो एग्जीक्यूट होकर बाहर निकल जाता है। 20 देखो, phenomena in which the entire operating system slows down owing to a few slower process in the system। exactly definition उठाई गई है कॉन्वॉय इफेक्ट। एक बड़ा प्रोसेस है उसके पीछे भी छोटे प्रोसेस हैं, तो जब तक वो बड़ा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा सारे छोटे जितने भी पीछे वो वेट कर रहे होंगे। तो बिल्कुल कॉन्वॉय की तरह, एक आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है वो स्लो जाता है क्योंकि उसमें वेपन्स सर वगैरह डेडलॉक आएगा इसका? नहीं, कॉन्वॉय इफेक्ट है, वही तो बता रहा हूँ। अच्छा सही है, ठीक है। कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है कि लेट्स से आर्मी जा रहे हैं उस पे जो है ना काफी सारा सामान लोड है तो उसके पीछे आप हो तो सिंगल रोड है, जब तक वो गुजर के या कोई ऐसा डबल रोड नहीं आ जाता तो वो स्लो चल रहा है, आप भी मजबूर हो जाते हो पीछे स्लो चलने पे। तो यही बात इस तरह होती है कि एक प्रोसेस है उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, पीछे बेशक 1-1 सेकंड वाले काफी सारे प्रोसेस वेट में है, लेकिन जब तक वो 50-60 सेकंड वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा वो सारे के सारे वेट में है। तो एक प्रोसेस की वजह से पूरे का पूरा सिस्टम वेटिंग स्टेट में चला जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वॉय। 21 देखो, प्रोसेस कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन क्यू टू अनदर इन। अब देखो इसमें 2 हमने पढ़ी थी, मल्टी लेवल क्यू और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। तो फीडबैक्स में मैंने कहा था कि प्रोसेस मूव कर सकता है एक क्यू से दूसरी क्यू में, हमने न्यूमेरिकल भी देखा था और प्रैक्टिकल इसकी इंप्लीमेंटेशन भी हमने की थी। जबकि जो हमारे पास सिर्फ मल्टीपल लेवल क्यू थी उसमें ऐसा कोई सीन नहीं था, उसमें यह था कि क्यूज को हमने एक से ज्यादा बना लिया था और हर क्यू का अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें पूछा गया किसमें वो मूव नहीं कर सकता, तो अगर वो पूछते कर सकते हैं तो फिर तो होगा मल्टी लेवल फीडबैक, लेकिन अब वो कह रहा है कि नहीं कर सकता, तो इस सूरत में हमारे पास जवाब है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूल। नेक्स्ट देखो, a deadlock occurs if the 4 Kaufman conditions hold true। तो देखो मैंने बताया था कि 4 कंडीशंस हैं और चारों को वक्त होल्ड करना लाजमी है। अगर 3 होल्ड कर रही है और एक ट्रू नहीं है तो इसका मतलब है कि डेडलॉक है। तो इसमें साइमल्टेनियसली आएगा कि चारों का बैक वक्त ट्रू करना लाजमी। जी सर। ठीक है। 23 देखो, अ कंडीशन फॉर डेडलॉक इज कॉल्ड, यानी कि 4 कंडीशन जो हमने पढ़ी, टैकेस्ट्रा, बिलाडे, ये कफमैन तो ऊपर आ भी चुका है तो कफमैन कंडीशन के नाम से, क्योंकि ये आ चुका है पीपीएससी में, इसलिए मैंने इसको अगेन यहाँ पे लिखा। 24 पे देखो,
इफ अ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ डज कंटेन्स साइकिल, हमने देखा था कि जब भी साइकिल की बात होगी रिसोर्स एलोकेशन में हमने पहली कंडीशन पे ही फैसला नहीं करना। तो डेडलॉक होगा, डेडलॉक में अगर दूसरी कंडीशन देखो वो क्या कह रही है। दूसरी कंडीशन कह रही है कि द सोर्स कैटेगरी कंटेन्स मोर देन वन इंस्टेंस, मल्टीपल इंस्टेंस की बात हो रही है। तो अब मल्टीपल इंस्टेंस के बारे में मैंने कहा था कि हम 100% एश्योरिटी इसके साथ नहीं कह सकते कि डेडलॉक आएगा या नहीं, तो आपने यहाँ पे लिखना था डेडलॉक में अकर, कि चांसेस है। जी सर। श्योर नहीं कर सकते ना ही आप नेवर कर सकते, हाँ में है कि हाँ हो सकता है। 25 देखो, डेडलॉक कैन बी खाली जगह बाय एलिमिनेटिंग एट लीस्ट वन ऑफ 4 रिक्वायर्ड कंडीशंस। तो देखो दो तरह से हमने देखा था, एक प्रिवेंटेड और एक अवॉइडेंस। तो मैंने बताया था कि प्रिवेंट करने का ये तरीका होता है कि कम से कम 4 में से एक कंडीशन को आप फॉल्स कर। तो ये बात पूछा गया है कि वो कौन सा फिनोमिना है जिसमें हम कम से कम एक कंडीशन को फॉल्स कर दें तो हम डेडलॉक से बच सकते हैं। तो वो अवॉइडेंस नहीं है, डिटेक्शन नहीं है, इग्नोर नहीं है, प्रिवेंटेड है, क्योंकि ये प्रिवेंशन की डेफिनेशन ही है। तो यहाँ पे हमारा था प्रिवेंशन। 26 देखो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट फॉलोइंग, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, टाइप हुआ, फॉलोइंग डेडलॉक स्ट्रेटजी। तो मैंने 2-3 दफा पढ़ाया था पढ़ते हो कि विंडोज के पास कोई तरीका कार है ही नहीं डेडलॉक से निपटने का। तो अवॉइडेंस भी नहीं है, प्रिवेंशन भी नहीं है, डिटेक्शन भी नहीं है। डिटेक्शन तो कैटेगरी अलग है, तो इग्नोरेंस है कि वो इग्नोर कर देता है। ऑस्ट्रिच अप्रोच मैंने इंप्लीमेंट। जी सर। ठीक है, सर ये दोनों दफा गलत हुआ था, दोनों दफा गलत हुआ है। क्योंकि मुझे लगा था कि इग्नोरेंस तो है ही नहीं ना, या तो डिटेक्शन है या प्रिवेंशन है या अवॉइडेंस। विंडोज ऑपरेटिंग नहीं सिस्टम सर, कोई भी डेडलॉक सर हैंडल का आप तरीका अब गलत नहीं होगा सर। आपने इंशाल्लाह। बताया था सर, बताया था आपने काफी टाइम ये बताया। ठीक है, 27 देखो, खाली जगह इंडिकेट दैट प्रोसेस में रिक्वेस्ट रिसोर्स इन फ्यूचर। हाँ जी बताओ, कौन बताता है कि इसकी क्लेम Claim है edge। सर, क्लेम है जो होता है। क्लेम है, बिल्कुल ठीक है। 28 पे आ जाओ, बैंकर्स एल्गोरिथम इज प्रपोज्ड बाय, हाँ जी किसने प्रपोज किया था इसको? Castro। सर मैंने एक भाई ने ना एडीबी लगाया हुआ इसका, एडीबी में लिखा था एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एक ने एडीबी भी लगाया हुआ। मैंने वर्ल्ड बैंक लगाया था। सर IMF ने नहीं किया था। शायद आप ही थी वो जिसको मैंने देखा। तो देखो डाइजेक्टर। the complexity of weight bar graph algo ये अलग से आप मालूम लिखा होगा, जहां पे वेट ग्राफ की आप स्लाइड देखोगे ना, नोट्स देखोगे तो लास्ट लाइन में लिखी हुई वेट फॉर ग्राफ हमेशा n स्क्वायर। जी सर, हेल्थ ठीक है, अच्छा देखो 30 देखो, खाली जगह होल्ड्स द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस। हाँ जी, कौन से रजिस्टर के पास सबसे स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल एड्रेस होता है? बेस एड्रेस सर, हमारा सर बेस रजिस्टर, रजिस्टर। बेस रजिस्टर, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एमएमयू। एमएमयू क्या चीज है जी? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बोथ या नन? हार्डवेयर है। बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैंने 32 देखो, सॉफ्टवेयर लगाया था इसका। हाँ ये अब गलत नहीं करना गया। शफल मेमोरी कंटेंट्स टू प्लेस ऑल, अब यहाँ पे ऑल की बात हो रही है। मैंने 2 तरीके पढ़ाए थे कि अगर सिर्फ आपने दो जो कंटिन्यूअस है उनको एक इकट्ठा करना है, या जितने भी आपके पास होल्स हैं सबको इकट्ठा करना है, अलग अलग अप्रोचेस थे। तो इसमें ऑल की बात हो रही है कि जितने भी आपके मेमोरी में होल्स हैं सबको इकट्ठा करके एक बड़ा होल बना लो। तो क्या कहते हैं उसको? कंपैक्शन सर, और अगर एडजेसेंट होते तो फिर सर एजिंग कहते हैं सर, एजिंग। और अगर सर दो होते उनको आप एक बनाते हैं तो उसको आप कोलेसिंग के नाम से कोलेसिंग कहते हैं सर। ठीक है सर, ठीक है। 33 देखो, इन मल्टी प्रोग्रामिंग टर्न अराउंड टाइम फॉर शॉर्ट जॉब इज यूजुअली, देखो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आपके पास एक से ज्यादा जो है ना प्रोसेस मौजूद होते हैं रैम के अंदर। तो ये वो पूछ रहे हैं कि टर्न अराउंड टाइम वो होता है जिसमें कोई प्रोसेस अपना काम मुकम्मल करके रैम से बाहर चला जाता है। वो कह रहा है कि टर्न अराउंड टाइम किसके लिए? शॉर्ट जॉब के लिए, जिसकी सीपीयू टाइम थोड़ा है उसके लिए यूजुअली क्या होगा, और जो लॉन्ग जॉब है उसके लिए टर्न अराउंड टाइम क्या होगा। अब देखो थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगाओ ना, शॉर्ट जॉब आपको पता है कि थोड़ा टाइम जी सर, शॉर्ट ज्यादा टाइम लेंगे तो उसका शॉर्ट एंड लेंथन बी वही वाला। जवाब देता है। सर इसको सर इस सिनेरियो में देखे ना,
अगर जब हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है तो अगर उसमें सर इम्प्लीमेंटेड हुआ है राउंड रॉबिन, तो अगर एक शॉर्ट टाइम है मतलब कि कोई भी तो आपको कोई भी चीज बताई नहीं गई, जी सर जो चीज आपको इन्फॉर्मेशन दी गई उसके मुताबिक आपने देखना है। देखो एक होता है एनालिटिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन जो होते हैं कि जी आपको सर बता दिया जाता है एक क्वेश्चन, उसके बाद नीचे से 3-4 ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो उसमें उसको सॉल्व करने का पहला बेसिक प्रिंसिपल यही है कि देखो आपने एक्टर से कुछ नहीं सोचना, जो आपको क्वेश्चन में दिए गए ना उसके बाद में आपने जवाब लिखना। तो इसमें देखो ठीक आपने हो जो सवाल में दिए गए उसके मुताबिक आपने बताना है, बस कोई राउंड रॉबिन कोई ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में, जो है उसके ठीक मुताबिक जवाब। अगर वो लगा लेते हैं केस ऑफ राउंड रॉबिन, फिर आप अपने तरफ से जो है ना उसकी बनाते जो भी था। ठीक है सर 34 देखो, लॉजिकल इज एड्रेस डिवाइडेड इनटू सर ये पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेज नंबर जी और पेज दूसरा क्या है ऑफसेट पेज और पेज ऑफसेट और आपको पता होगा पेज ऑफसेट हमेशा सेम रहता है, जब फ्रेम नंबर भी मिल जाता है तो फ्रेम नंबर के साथ पेज ऑफसेट एग्जैक्टली यही जाता है, जी जिसको सर हम डी से डिनोट अगर सर ये देखो बात 35 करते हैं हमारे पास फिजिकल मेमोरी की, तो फिर ये होता फ्रेम नंबर और फ्रेम ऑफसेट उसके पार्ट्स। हाँ बिल्कुल। अब देखो पेजिंग, पेजिंग हमें पता है हमने क्यों ली थी, क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आती थी, तो वो पूछ रहे हैं कि जी पेजिंग ने किसको एलिमिनेट किया था, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो एक्सटर्नल पेजिंग फ्रेगमेंटेशन को। होती है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को जो है ना एलिमिनेट करता है। देखो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन स्टिल पेजिंग में एग्जिस्ट करती है, ये बात आपने याद रखनी है, मैंने जी बताया भी सर था क्यों करती है। हाँ जी अगर सर किसी को नहीं बताया पता था। तो नहीं पता तो मुझसे पूछ ले, लेकिन इसको एग्जैक्टली याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल को रिमूव करें। और सर अगर इंटरनल के लिए फिर हमारे पास होता है सर सेगमेंटेशन, और अगर जब दोनों में उसमें एक्सटर्नल हाँ एग्जिस्ट करती है तो, और जब हमने दोनों को डील करना होता है तो हम सेगमेंटेड पेजिंग या पेड सेगमेंटेशन यूज करें। बिल्कुल जी इस तरह सर एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखो इन टीएलबी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, जो कैश मेमोरी हम यूज करते हैं पेज टेबल के लिए, ईच एंट्री कंसिस्ट ऑफ, देखो अभी टैग की बात हो रही है, टैग तो जो है ना पहले हम की के नाम से पढ़ते थे, कैश में सिर्फ टैग होता है, ये की होती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती आपके पास, जो भी कैश है उसमें एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ टैग वैल्यू या की वैल्यू आएगी जिसके थ्रू आप फिर सर्च करते हो। तो देखो कैश में हमेशा सिर्फ आपके पास की आएगी, ठीक है। 37 देखो, सेवरल प्रोसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट द सेम डाटा कंकरेंटली, एक ही डाटा है, कुछ प्रोसेस उसको सेम टाइम पे एक्सेस भी कर रहे हैं और चेंज भी करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड द आउटकम ऑफ द एग्जीक्यूशन, इस सारे एग्जीक्यूशन की जो फाइनल रिजल्ट होगा किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द पार्टिकुलर ऑर्डर इन विच द एक्सेस टेक प्लेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, क्रिटिकल कंडीशन। नहीं क्रिटिकल रेस कंडीशन रेस सर कंडीशन रेस कंडीशन। रेस कंडीशन कहते हैं। सर रेस यहाँ पे कंडीशन मैं कंफ्यूज हूँ कि क्रिटिकल कंडीशन और रेस कंडीशन में मैं इन दोनों मतलब इस क्वेश्चन में मुझे समझ नहीं आ रही कि रेस कंडीशन कैसे आएगी। है ही नहीं कोई क्रिटिकल कंडीशन, तो हमने पढ़ा है क्रिटिकल कंडीशन कोई नहीं, क्रिटिकल पढ़ा सेक्शन पढ़ा है। क्रिटिकल नहीं कंडीशन क्रिटिकल सेक्शन, हाँ जी क्रिटिकल सेक्शन पढ़ा था। देखो हमारे पास 38 सर वो एंट्री टू सर क्रिटिकल सेक्शन इज हैंडल्ड बाय, कौन हैंडल करता है जी क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री को, एंट्री सेक्शन सर नाम ही बता रहा है उसको, एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन दो थे, तो एंट्री को एग्जिट में हैंडल करता है और एग्जिट को। नेक्स्ट हमारे पास है पैटरसन सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड, हाँ जी क्या कहते हैं उसको, हम्बल एल्गोरिथम। हम्बल एल्गोरिथम। हम्बल एल्गोरिथम क्यों कहते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से आपने सर क्योंकि ये अगले बंदे को बारी देता है सर, अगले बंदे को बिल्कुल कहता आप चले जाओ टॉप में। हाँ ये अगले बंदे को पहले कहता है कि आप अगर एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो तो आप, सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, वो ट्रांसलेशन लुक साइड बफर वाले का बताइएगा, मेरा नेट सर डिस्कनेक्ट हो गया, वो एक मिस हुआ सर मेरा। की वैल्यू की देखो कैश कोई भी है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ की वैल्यू आएगी, अब की वैल्यू का नाम चेंज हो सकता है, कहीं पे इसको टैग बिट बोला जा सकता है, कहीं पे की बोला जा सकता है, कहीं पे इंडेक्स बोला जा सकता है, लेकिन आएगी हमेशा की वैल्यू जिसकी बेस पे आप सर्च करते हैं। ठीक हो गया सर, क्योंकि मैं वो देख रहा था उसकी फिग, तो वो हमने जो पेज हम रिसेंटली हमने देखा होता है ना वही हमने इसलिए बनाई होती, तो उसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं था, तो फिर ये क्लियर हो गया सर। ठीक है, पैटरसन सॉल्यूशन कौन सा है जी, हार्डवेयर बेस्ड है सॉफ्टवेयर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है सर, सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है बिल्कुल। और टेस्ट इंसेट कौन सा है, हार्डवेयर बेस्ड है। हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास
बात है, थ्रेड कंटेन्स इट्स ओन, इसमें तो थ्रेड के PCB पास एक शब्द होती है, क्या? PCB पीसी सर प्रोग्राम काउंटर। पीसीबी तो प्रोसेस का होता ही नहीं है, ये क्यों सबमिट हो गया? सर टाइम अभी सर थ्रेड बात सुने, टाइम आउट। सर मेरी बात सुने, जी ये जो हर उस प्रोसेस का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नहीं होता, आप उसको डॉट ब्लॉक थ्रेड का होगा, आप अपने खुद उससे दिमाग से सोचे। सर वो थ्रेड का होना चाहिए। सर थ्रेड का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नहीं होता, थ्रेड का टीसीबी होता है, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक होता है, और उसका वो कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो ये इसका प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम खुद बता काउंटर। रहे हैं पीसीबी की बात हो रही है, पीसीबी तो प्रोसेस का होता है, आप ये ऑप्शन तो वैसे ही एक्सक्लूड हो गया। कैसे समझ नहीं आई मुझे। क्यों समझ नहीं आ रही? पीसीबी से क्या बनता है? सर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। ठीक है, और आप किसकी बात कर रहे हैं? सर ये वाला क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा जो अभी जहाँ लास्ट पे हम थे। है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं? 42 क्वेश्चन पढ़े, पढ़े ना? सर क्वेश्चन नहीं आ रहा नजर। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही सर। मैं कर शुरू से नहीं हो रही आप लोगों को स्क्रीन शॉट? नहीं नहीं, अब सर, अब नहीं हो रही। दोबारा अब जब अभी ऐड की है सर, अभी टाइम आउट हुआ उसके बाद अब शो हो गई है सर। ये पढ़े 42 क्वेश्चन क्या है? अच्छा थ्रेड कंटेन्स इट्स, अच्छा मैंने इसका पीसीबी लगाया था, मुझे लगा था कि इसका ये होगा। नहीं, देखो थ्रेड की बात हो रही है ना। ठीक है 43 देखो, Which one of the following is not shared by threads? इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो थ्रेड आपस में शेयर नहीं करते? सर ये प्रोग्राम PC? काउंटर भी और स्टैक भी सर, दोनों वो शेयर नहीं करते, वो कोड डाटा और टेक्स्ट सेक्शन शेयर करते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास 44 है, स्वैप स्पेस एग्जिस्ट इन। देखो जहाँ पे स्वैप आउट करके प्रोसेस को लेके जाते हो वो कहाँ पे होती है, ये पूछा गया। सेकेंडरी मेमोरी सर में। वो Secondary memory। और सेकंड सेकंड मेमोरी। ठीक है 45 देखो, अ प्रोसेस इज थ्रेशिंग, थ्रेशिंग आई हुई है, पहले आपको पता होना चाहिए कि थ्रेशिंग होती क्या है। सर जी सर ये मोर पेजिंग एंड लेस एग्जीक्यूटिंग। फॉल्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्चुअल सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो जाती है। 46 देखो, ऑल अनसेफ स्टेट्स आर। सर ये सर बात ये सर अनसेफ स्टेट्स तो हमारी डेड लॉक होंगी। नहीं सॉरी भी हो सकता है। डेड लॉक। ये भी डेड। ठीक है सर देखो, ये के अंदर सर, तो छोटा सा एक सर मिनट ये- मैं बोलूं उसके बाद आप अपनी राय पेश कीजिएगा। देखो मैंने कहा था कि अनसेफ स्टेट्स में अब अगर पढ़ो ना दोबारा से तो देयर इज अ चांस कि डेडलॉक आ सकता है। जी सर बिल्कुल। अच्छा, मैं छोड़ दी तो बात, आप सर नहीं ये कहते फिर ना deadlock आए। फैटल होंगी। फैटल क्या होती है पता है आपको? हाँ, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं फैटल? सर मुझे होती है, लफ्ज बोलना नहीं आया, क्या कहते हैं उसको, मुझे सर इस ये तरह कुछ डेडलॉक है ही आएगा ना। कि वो डेंजरस, हाँ सॉरी डेंजरस। डेंजरस के लेकिन मॉर्निंग तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है ना लफ्ज। और दूसरा बात है कि नहीं तो जरूरी नहीं कि हर डेड फैटल का मतलब होता है मोहलिक। हाँ जी ठीक है। मौलिक। तो देखो नॉट डेडलॉक इसका जवाब था। क्या 100% श्योरिटी नहीं है हमारे पास। सर एक सर बात ये अनसेफ स्टेट्स कैसे? सर जब एक स्टेट में डेडलॉक आ ही नहीं रहा तो वो अनसेफ तो ना रही ना सर। एक बात जरा ये भी एक मतलब लॉजिक बात माइंड में आती है। डायग्राम आप दिखाई थी, वो डायग्राम देखने से पता चल जाएगा। आप अनसेफ स्टेट्स की डेफिनेशन अनसेफ स्टेट्स की सर डेफिनेशन इसको बताओ पूरा मुझे इस क्या तरह है। करें ना, अगर ऐसे कहें ना, ऑल अनसेफ स्टेट्स आर नॉट डेडलॉक्स बट ऑल डेडलॉक्स आर अनसेफ स्टेट्स, इस तरह फिर कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ठीक है अनसेफ स्टेट्स बताओ जी, क्या अनसेफ स्टेट क्या होती है? जिसमें डेडलॉक आने के चांसेस होते हैं। पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर है। देखो ये तो उसका आउटकम है, ये तो उसका आउटकम है कि उसमें डेडलॉक आ सकता है। एक्चुअल अनसेफ स्टेट किसे कहते हैं ये बताओ मुझे। एक्चुअल अनसेफ स्टेट ये है कि जब भी हमारा सिस्टम किसी भी
किस्म के क्राइसिस में जाने लगे, हम उसे अनसेफ स्टेट कह देंगे। अगर मे बी वो उसका डेडलॉक में भी जा सकता है, स्टारवेशन भी एक किस्म की अनसेफ स्टेट होती है, क्योंकि उसमें भी कुछ प्रोसेस का लिव्ड लॉक लग जाता है। तो देखो ये डिफरेंट किस्म की हो सकती हैं। सर ये बात भी ज़हन में आ रही थी, लेकिन बात आप दूसरी फिर भी भी ज़हन में आप फिर भी गलत बता रहे हो, आप फिर भी गलत बता रहे हो। देखो अनसेफ स्टेट हम उस सूरत में कहते हैं कि हमारा एल्गोरिथम एक ऐसा सेफ सीक्वेंस ना ढूंढ पाए कि जिसके थ्रू अगर हम प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट करें तो वो सक्सेसफुली कर सके। तो उसे सीक्वेंस मिला ही नहीं है, क्योंकि करंटली जो भी सिचुएशन थी उसमें उसको सीक्वेंस नहीं मिल सकता। तो आप डिक्लेयर कर देगा कि भी अनसेफ स्टेट में हो सकता है कि 2-4 मिनट के बाद कुछ प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन खत्म करे और उसको जो है सेफ सीक्वेंस मिल जाए, लेकिन जो करंट है ना, करंट सिनेरियो में उसको सेफ सीक्वेंस नहीं मिलता। सही सर। अब नहीं मिलता तो फिर वो कहता है कि देखो भाई ये अनसेफ स्टेट है, इसमें आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। वो किस पे डिपेंड करता है? वो फ्यूचर वाले रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। अभी देखो हम तो सिर्फ 4-5 रिसोर्स टाइप लेके और 4-5 प्रोसेस को लेके चलते हैं, पता नहीं कितने रिसोर्स और कितने प्रोसेस जो है वो रन कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि भाई देखो मैं 100% श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कहीं से रिसोर्सेज मिले और इसका सीक्वेंस बन जाए तो डेडलॉक नहीं आएगा। हो सकता है कि सीक्वेंस रिसोर्सेज कहीं से भी ना मिले और मेरा सीक्वेंस ना बने, तो इसका मतलब है कि डेडलॉक आ जाएगा। देखो 47 बैंकर्स एल्गोरिथम इज खाली जगह देन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। देखो इसमें आप कॉम्प्लेक्सिटी को मैच कर लेते हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपने इसको देखा है और जो हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन की ग्राफ की है, रिसोर्स एलोकेशन की ग्राफ की हमारे पास थी n स्क्वायर और बैंकर्स एल्गोरिथम की हमारे पास n 2.3 समथिंग निकलती है अगर आप प्रायोरिटी क्यू वगैरह को भी यूज करो तो इसमें इसका मतलब होगा कि वो लेस एफिशिएंट है बैंकर्स एल्गोरिथम रिसोर्स एलोकेशन। तो ये इसका जवाब था। देखो द रियल डिफिकल्टी विद शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या थी हमारे पास? सर नेक्स्ट सीपीयू बस का टाइम असेस करना कि वो उसका टाइम को किस तरह हमें पता चले, क्योंकि सारे हमारे पास बैच्ड नहीं प्रोसेस होते, हमारे पास इंटरएक्टिव भी चल रहे होते हैं, तो हम उनका सीपीयू टाइम नहीं असेस कर सकते बिफोर। ठीक है 49 देखो वर्चुअल मेमोरी इज नॉर्मली इंप्लीमेंटेड बाय, पहले लाइन में वर्चुअल मेमोरी के मैंने लिखा क्या है और किस सबने गलत लिखा इसका। नहीं सर मेरा ठीक है सर। मैंने बता दिया था प्री पेजिंग, पता नहीं क्यों मैंने बता दिया था, सबने प्री पेजिंग लगाया है, पता नहीं क्यों लगाया, अल्लाह जानता है। सर मैंने डिमांड पेजिंग लगाया था, गलत नहीं था सर। मैंने भी डिमांड पेजिंग जवाब देके मैंने कहा मैंने गलती की है प्री पेजिंग का बता के। नहीं सर वो डिमांड प्री पेजिंग है, प्योर पेजिंग वो उसी की है। डिमांड पेजिंग का आपने बताया था कि वो उनके अंदर है, लेकिन ये नहीं है कि हम उसे कह दें कि भाई ये प्योर ये डिफरेंट है। 50 देखो सेगमेंट रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज़, अब इसमें सेगमेंट से देखो क्या इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है। कहीं आपने ये पढ़ा है कि सेगमेंट कॉम्प्लेक्स है? कहीं पढ़ा है आपने? कहीं ये पढ़ा है कि ओएस नहीं सर सेगमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता? सर इसका सेगमेंट्स है वेरिएबल साइजेस, क्योंकि इसका साइज जो है वो जिसका साइज वेरिएबल हो जाता है, तो आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाटा कम्युनिकेशन में वेरिएबल साइज फ्रेमिंग के दौरान वेरिएबल साइज हो जाए तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारे पास जो है ना अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब आपने माइक म्यूट कर लें काइंडली, आज जिसका भी ऑन है ना। सर आज आपने हैंड फ्री नहीं लगाए हुए? हैंड फ्री लगाए हुए हैं? नहीं क्यों क्या हुआ? ऐसे आ रही है जैसे आप कमरे में बैठे हो अकेले दूर, और सब समझ नहीं आ रही आवाज आज आपकी। अच्छा यार पता नहीं क्या इशू है। मैं सर अच्छा तो यार सर आपका कसूर नहीं है, आप पीपीएससी के हेड ऑफिस पहुंच गए हो, आपने बातें करनी है हमें। नहीं सर क्या सर सुनाओ कैसा एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट डे का आपने बताया नहीं हमें। सर जी अभी तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ये मुझसे ना प्रिंटर खुलवा रहे हैं, कह रहे हैं प्रिंटर ठीक करके दो हमें। अच्छा पहले तो ये बताओ मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे आप? सर कॉल बस बिजी था मैं थोड़ा। अच्छा ठीक है, तो बताओ कैसा एक्सपीरियंस, कैसे जो मैंने वो ग्रुप बताया था वो किया आपने? मिठाई शाई लेके गए थे?
यस सर, यस सर, मिठाई लेके गया हूँ, लेकिन वहाँ पे सर की समझ नहीं आती ना कौन है सर। मैंने बताया ना था इमीडिएट बॉस आपका वही होगा जो कम से कम 17 स्केल का होगा और जो आपसे ज्वाइनिंग लेगा। किसने ज्वाइनिंग लिया आपसे? इमीडिएट बात सर, इमीडिएट बॉस 2 है मेरे ना, मतलब नहीं, इस दो नहीं होंगे, चेन ज्वाइनिंग ऑफ तो मेरी कमांड एक नहीं एस्टेब्लिशमेंट होगा, एक ही ब्रांच है होगा। इधर ना, इधर एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, ब्रांच है उधर है। नहीं नहीं सर, इधर ऐसे कोई वो कंसेप्ट नहीं है कि ये बॉस है आपका ये है। अच्छा इधर कोई नहीं है। अब हमें कोई डेजिग्नेशन भी नहीं ना दी, हमें ये काम करना है वो काम करना है, हम ऐसे वेले हैं, बस कुछ नहीं करना, आपने बैठो। अच्छा, चलो अच्छी बात है। मुझे कहा था सर वो आपने यूपीएससी करना सेकंड है, तक मैंने पहुंचे हो यूपीएस जहां तक मैंने बताया था या नहीं? किस तक सर? जहाँ पे क्वेश्चन पेपर वगैरह होते हैं। यस सर, पहुंच गया हूँ, लेकिन वहाँ पे ना वो मोबाइल नहीं लेके जाने देते आगे ना। भाई जो भी है मेरा काम करना है आने से पहले। यस सर, इंशाल्लाह जरूर। नहीं चलो सर, सबको ही हो जाएगा, फिर आपको हो गया तो फिर इनको क्यों पीछे छोड़ें। मेरा अपने काम कर देना, बाकी किसी का करो ना करो। वैसे नहीं सर सर, उन्होंने हमारी ना भी एक रिक्वेस्ट आज कर बात मुझे दीजिएगा। एक बड़ी एक कीमती बात उन्होंने मुझे बताई है आज। वो कहते अगर हैं कि भाई मतलब पेपर ना अगर आप ना किसी पीपीएससी सेशन में हो, या मतलब मतलब भाई कोई भी वहां पे ही पीपीएससी उम्मीदें हैं हमारी पीपीएससी सारी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो या सर, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो गई है, चलो हम आपसे दोबारा पूछते हैं। तो सर अजान आ रही है इसलिए उन्होंने म्यूट किया है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगे थे। ये जी सर यासर, मुझे म्यूट कर देते हैं यार लोग, एक पता नहीं मिनट, क्या चक्कर है। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट यार, यासर की सुनने दो पहले। जी यासर। ये सर मैं बता रहा था, इनके ना बड़े मसले मसाइल होते हैं। वो पहले उसने ना मुझसे पूछा है भाई, जो मुझसे स्पॉट ऑफिसर सीनियर है ना, हम्म। तो वो भी लेक्चरार की तैयारी में लगा हुआ है। उसने कहा है कि मैंने भी क्लियर करना है ये वो फलाना, मुझसे क्लियर नहीं हम्म। होता। मैंने कहा ठीक है यार, आपका क्लियर हो जाएगा, हमारे सर हैं कि उससे सेशन लें आप। कहता है हम्म। अच्छा आप ले रहे हो? मैंने कहा जी जी मैं लेता हूँ। कहता है भाई ये पीपीएससी में अलाउड नहीं है वैसे लेना, या किसी भी ऐसा भी कोई सेशन का हिस्सा बनना कि मतलब आप लोग भाई पीपीएससी की तैयारी करवा रहे हो, या भाई आप तैयारी कर रहे हो किसी के साथ मिलके, तो ये हम्म। अलाउड नहीं होता। मुझे बता दिया है, अगर सर कोई पूछे ना तो उसको ना बताना। हम्म। मैंने कहा सर ठीक है, चलो कोई नहीं इशू। कोई नहीं यार, वैसे ये सर सारे यहाँ पे चलते ना हैं। एक्सपीरियंस वाली बातें हैं यहाँ पे, मतलब ना बहुत हाई लेवल का काम है इधर। स्विचेस लगे हुए हैं, राउटर लगे हुए हैं। हमें तो ये तो कहते मैं हैं कह कि रहा करें, था, हमें तो मैंने कहते इसलिए हैं कि आपको आप करें। मैंने आपको इसलिए फोर्सफुली कहा था कि आपने लाहौर ही सिलेक्ट करना है। कहीं और पे जाओगे तो क्लर्क बन के रह जाओगे। सिर्फ लाहौर में जाके आपकी ग्रूमिंग और ग्रोथ हो सकती है सीट पे, बाकी कहीं पे भी नहीं है, किसी भी हेड ऑफिस में या सॉरी रीजनल ऑफिस में नहीं हो सकेगी। जैसे परमानेंट अथॉरिटी तो हमें अभी नहीं बनाया इन्होंने। परमानेंट मेरे ना वो जो मतलब ना हमें बनाएंगे, वो कहते हैं भाई आपको आपकी अथॉरिटी भी देंगे, डेजिग्नेशन भी देंगे, लेकिन पहले आप ना ये प्रिंटर खोलें और साफ करें, बस इसको पर ठीक कोई नहीं करके है दें। यार, लर्निंग है या सर, इस चीज को ये नहीं लेना कि यार ये मेरे शान निशान नहीं है, जो भी है कोई चीज नहीं है। काम करना है तो बस करना है, कोई नहीं है। अब इसको ऐसा ये लो कि सर आप मेरी जो इनिशियल है और ट्रेनिंग हो रही है, बस इसको इस तरह लेना। डिसहार्ड सर नहीं होना एक बिल्कुल भी। मुझे बल्कि आज कामरान बता रहा था कि अब कह रहे थे कि मैं दिल नहीं लग रहा मेरा। भाई दिल लगाने गए हो काम करने गए, ये बताओ तो। सर जी एक और मसला है ना आपसे, मेरा जो एक्सपीरियंस था ना सर, एक्सपीरियंस तो आपको पता है मेरा है नहीं। कोई बात नहीं है यार, प्रिंटर तक आपकी बातों में आगे मैं आ गया हूँ। कोई बात नहीं है यार, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। सारे इस तरह होते हैं यहाँ सर यार। हमने नहीं इसी तरह बोगस सर्टिफिकेट पे रिकमेंडेशन ली थी। सब इस तरह ही होते हैं। कौन बंदा और जिसकी पे और एक्सपीरियंस भी होता है होते वो हैं, सीख जाएगा के अंदर ही। हाँ चलता है, सारा इसी तरह चलता है यार। हो जाएगा इंशाल्लाह। आप 5-6 महीने लगाओगे। अव्वल तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लेक्चरशिप में क्लियर कर जाओगे, उससे पहले आप वापस आ जाओगे। तो इन केस हम एक्सट्रीम सिचुएशन देखते हैं कि आप किसी वजह से नहीं भी होते, तो 5-6 माह के अंदर अंदर आप कहीं और निकल जाओगे आराम से। इतने आपके ताल्लुक बन जाएंगे इस डिपार्टमेंट में रहते हो। इन्होंने इंटरव्यू लेना है, इन्होंने सारा कुछ करना है यार। तो बड़ी ये अच्छी सर चीज है तकरीबन आपकी। बल्कि मेरे हिसाब से ये महकमा माल के बाद और SNJD के बाद जो सबसे पावरफुल महकमा है ना, वो PPSC है, जो आपकी रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट की एजेंसी है, यकीन कर। ये सर मुझे लगता है ये ना मुझे तकरीबन ना इधर 2 या 3 माह ही रखेंगे बस। मतलब मैं रुकूंगा यहाँ पे 2 या 3 माह, इससे ज्यादा तो रुकूंगा ही नहीं यहाँ पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमें बड़ी उम्मीद है कि आप वापस आएंगे। पेपर सर तकरीबन उम्मीद है पेपर हो जाएंगे हमारे ना। हम्म। अभी पता किया था, कहता है नहीं ईद के बाद ही कंफर्म है, जब हमारा चेयरमैन आएगा तभी पेपर। बस आपने जो पेपर जब उसकी पब्लिशिंग हो जाएगी ना, आपने वहां से निकाल लेना है और ग्रुप में शेयर कर देना।
यासिर ठीक भाई है सर। बात कब यासिर एक बात सुने। जी। मतलब ईद के फौरन पेपर होंगे या थोड़ा गैप वो होगा? ईद की क्या नमाज के कुछ बाद। बता दे सही। ईद के 2 हफ्ते के बाद हो जाएंगे। ठीक है ठीक है अच्छा सही सही। चले 3 back to अप्रैल में study। होंगे। चले आप पढ़ ले, अब टाइम निकलता जा रहा है, वरना आज का दिन वैसे जाया हो जाएगा। नहीं सर, अब क्या जरूरत है पढ़ने की, अब यासर भाई है ना। अब तो रहने ब्याह पहुंच गए बस। यासिर भाई ने कहना जागते रहना, मुझ पे ना रहना। और नहीं नेक्स्ट नहीं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर मैं यहाँ से ना एग्जैक्ट पेपर भी आपको उठा के दे दूं तो आप तो पेपर तो पास कर लोगे, इंटरव्यू में आप लोगों को फेल कर देंगे वो। सर इंटरव्यू में अरे तो पेपर तैयारी जुगाड़ बहुत कर दे, मैं उनको तैयारी जुगाड़ बहुत कर जरूरी दे। है। यासिर भाई, आप भी बैच में यासिर यासर भाई बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, आउट आपकी ऑफ बैच में कुछ जोश लोग मौजूद हैं जिनके रिटन टेस्ट क्लियर होते हैं। नबील तारिक मौजूद है, इन्होंने हमारे साथ 2022 वाला लेक्चरशिप का इंटरव्यू दिया था, बल्कि ये और मैं इकट्ठे ही बैठे थे साथ साथ। तो इनकी बात ठीक है, अपने आप को देखो काबिल बनाना है, रट्टा नहीं मारना। इसलिए तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि आपको मैं बताऊं कि इस साइड पे जाओ या ये बुक ले लो और एमसीक्यूज के रट्टे मारो। कभी भी मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की दोनों चीजों की तैयारी साथ साथ हो, इंटरव्यू की भी और रिटन टेस्ट की भी। तो मैं कभी भी किसी बंदे को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो जो है ना एमसीक्यूज का रट्टा मारे। हाँ, अब टॉपिक यही को बात है समझो। ना, सर ने मुझे तैयारी करवाई हुई थी, तो मेरा एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने मांगा हुआ था। मेरा एक्सपीरियंस किधर से आ गया? नहीं था मेरा एक्सपीरियंस वाला भी क्लियर हो गया है। अगर मेरे पास सर के बताई तैयारी ना होती तो मैं कभी भी ना क्लियर होता। अब देखें आप, सर ने कितनी लेवल की तैयारी करवाई होगी, जो मतलब हमारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ भी क्लियर हो गया, एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ था तब भी हमने क्लियर कर लिया। तो आपको इस काबिल तो बनना है ना अब के, मतलब आप जब लेक्चरार पे जाओ तो इजी इजी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे। सर मैं तो यासर आज आपके एक साथ और तो हमारी यासर के साथ देखो मेरी जर्नी बहुत लंबी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जून जून 2021 से, सॉरी 22 से हम लोग साथ हैं। जून 2022 से इसमें जो है हमने पहला पेपर लेक्चरशिप का इकट्ठा दिया था, तो तब से लेके यासर जो है ना मेरे साथ ही है, हमने इकट्ठी तैयारी की है। बल्कि मैंने पहले भी बताया था कि इंटरव्यू जब मेरा था तो मैंने मॉक इंटरव्यू यासर को दिए थे। क्योंकि देखो, जिस कोई एक बंदा होता है ना जिस पे आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और आपको पता चल जाता है कि हाँ यार इस बंदे को चीजें आना शुरू हो गई हैं, तो फिर आप उसको प्रेफर करते हो कि इस बंदे से जो है ना मैं अपने आप को एवेलुएट करवाऊं। तो मैंने इस पे क्योंकि बहुत टाइम लगाया था यासर पे, हमने बहुत सी चीजें, ये बल्कि आ जाता था इधर, इसका 50-60 किलोमीटर बल्कि दूर घर था मेरे सिटी से, ये कभी आ जाता था, कभी रात के वक्त सख्त सर्दियों में हमने बैठ कर स्टडी की है। तो इसी तरह किसी वक्त ये आ जाता था कि हमने स्टडी करनी है, तो ये उठ के आ गया तो हमने पढ़ना शुरू किया और इस तरह के पीछे। तो इसके साथ मेरा बड़ा टाइम गुजरा है। तो वो कभी तो किया यासर सर, जो है ना, नमाज के बाद भी हाँ, किया हमने। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो हम स्टडी शुरू करते हैं। देखो जी, आज का टॉपिक है हमारे पास एक्सेस कंट्रोल। सर एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दे। जी जी पूछिए। सर आप जब तैयारी कर रहे थे, मतलब दोनों यासिर और आप दोनों, आप लोग चले टॉपिक तो क्लियर करते ही हैं, मतलब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी नहीं करते थे? क्योंकि मेरा तो हाँ अक्सर भी टॉपिक यासर, क्लियर हो अब ना तो मैं बताऊंगा तो ये झूठ इसका समझेंगे, इसका आपको जवाब पता है नहीं। इसका जवाब मैं दूंगा। सर ने मुझे कभी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करवाई, बल्कि मैं करता था, ये कहते थे नहीं यार छोड़ दो, बस छोड़ दो, नहीं करनी। हाँ, पेपर से आधा घंटा पहले या हाँ 2-3 घंटे पहले सर ने कहा था कि आप प्रैक्टिस करो। हमने प्रैक्टिस की तो फिर पेपर में क्वेश्चन भी वहीं से आए थे जहाँ से हमने प्रैक्टिस की थी। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है सर। जी असद, सर मैंने आज वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए वो डॉक्यूमेंट उन्होंने फिर मांगे थे, तो वो भी ठीक मैंने है, सबमिट कर दिए सर। गुड मेरे पास गुड। सर एक्सपीरियंस नहीं है उसका सर। तो उन्होंने एमएस मांगा हुआ, तो एमएस मेरे पास था, और एक्सपीरियंस उन्होंने कहा या एक्सपीरियंस हो जाए एमएस हो। मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी एक था, मैंने बनवाया हुआ था, और एमएस के भी वो भी मैंने भेज दिया है। लेकिन अगर इंटरव्यू हुआ तो मुझे तो सर कुछ इंशाल्लाह आइडिया जरूर नहीं। होगा, जरूर होगा इंशाल्लाह। आप बस तैयारी करें सर हो जाओगे इंशाल्लाह, तैयारी पे रखें बस, इंशाल्लाह। कोई नहीं इतना अर्थ होता है नबी। देखो मैं एक बात कहता हूँ और इसमें किसी ने इसको अपने ऊपर नहीं लेना, लेकिन ये 100% ट्रू बात है। कंप्यूटर वाले जो है ना वो नालायक होते हैं। तो आप लोगों का मुकाबला नालायक लोगों से है। नालायक क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो वो बहुत कम लोग हैं जो लायक और काबिल लोग हैं ना, वो बहुत कम होंगे जो इस फील्ड में आएंगे जॉब वगैरह के चक्कर में।
या तो प्राइवेट सेक्टर में होंगे और बड़ा अच्छा खासा अर्न कर रहे होंगे। आप लोगों में से भी कुछ आपके दोस्त होंगे कंप्यूटर साइंस वाले जो किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी सॉफ्टवेयर हाउस में है और आराम से वो 2-3 2.5-3 लाख रुपए महीना अर्न कर रहे होंगे। या फिर जो लोग ज्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाके जो है एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह वही बंदा आता है जिनको एग्जैक्टली जो है ना, मैं बिल्कुल ठीक कहूंगा कि इंडस्ट्री का कोई भी काम नहीं आता बशमूल में। अगर मुझे भी आता होता ना मैं कभी भी इस तरफ ना आता। हाँ, बाद में मैंने चीजों को लर्न करना सीखा है और फिर मैंने बाद में कुछ लर्न किया, लेकिन जब तक मैं इस फील्ड में था मैंने कोई ऐसी एक्स्ट्रा स्किल नहीं सीखी थी जो मुझे जो है ना कोई भी एक आधा डॉलर कमा के दे देती, सीधी सी बात। तो इसलिए फिर मेरी मजबूरी थी कि मैं मुझे तो जॉब करनी थी। और जिन लोगों के पास स्किल्स होती हैं और वो अपनी ही यूनिवर्सिटी टाइम में सीख जाते हैं वो इस तरफ नहीं आते। तो आपका एक्चुअली मुकाबला ना यकीन करें नालायक लोगों से। और यही पहले भी मैं कह चुका हूँ, यही 40-45-50 लोग हैं जो हर पेपर में अपीयर होते हैं, रिटर्न क्लियर करते हैं, इन्हीं से आपका एक्चुअल मुकाबला। इसके अलावा आपको मुकाबला कोई नहीं है। बाकी सारे एक ही स्टेज पे होते हैं। यकीन करें अभी तक किसी ने पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया होगा। इतने जो है ना लोग अनसीरियस होते हैं इस चीज को लेके, यार ठीक है हो गया तो ठीक है वरना नहीं सही। और फिर वो नहीं सही होता है, होता कोई नहीं है। आप खुद अंदाजा लगाओ यार, 20,000 बंदा अप्लाई करने वाला और 47, 46, 50, 48 मेरिट। ये मेरिट है यार, 20,000 बंदा 40 सीटों में। इतने तो बुरे हालात है ना कंप्यूटर वालों के। तो कोई मसला नहीं है असद, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाना। मतलब ये बात मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप कर लोगे, क्योंकि एक जो है ना इंटरव्यू रूम, उसका एक अपना क्रिज्म होता है, अपना उस बंदे की जो है ना उसकी दहशत होती है, जो भी जैसे भी है। लेकिन कोई नहीं यार, थोड़ी देर बैठोगे 1-2 क्वेश्चन करेंगे अगर आपको आते हैं, जैसे मेरे साथ होता है। वो 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, अगर तो पहले 2-3-4 क्वेश्चन मुझे आते हैं, फिर मैं जो है ना आराम से हो जाता हूँ सेटल के। हाँ यार तो वही चीजें जो मैंने पढ़ी हुई, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है। और वो फिर आप बताते रहोगे। अगर आपने ये चीजें पढ़ी है, यकीन करो इंटरव्यू से बाहर से नहीं आएगा। रिटर्न का मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन इंटरव्यू नहीं, अगर इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे बाहर से पूछ लिया ना जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, तो फिर अगले दिन आके मुझे कहिए कि सर मेरा इंटरव्यू तो इन्होंने ये चीजें पूछी जो आपने नहीं पढ़ाई। ये हो ही नहीं सकता कि कोई भी इंटरव्यू ना किसी कैंडिडेट से ऐसे क्वेश्चन पूछे जो उसने अपनी लाइफ में नहीं सुने हों। सर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी इस तरह के कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोग्रामिंग रिलेटेड, या यही चीजें पूछेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये चीजें? देखो आप ना थोर मूवी का एक जो है ना डायलॉग है, वो कहता है कि होप फॉर बेस्ट बट प्रीपेयर फॉर वर्स्ट। मोस्ट चांसेस यही है कि आपसे यही चीजें पूछी जाएंगी जो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। लेकिन आप देख लो, अगर आपसे हो सकता है कि इंटरव्यू में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ चीज पूछ ले जाए, लेट्स से वो पूछ लेते हैं कि आपने कौन सी लैंग्वेज की, तो कम से कम कोई, बेशक आपने नहीं भी की, तो आप कम से कम एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ के जाओ जो आप उनको कह सको हाँ यार ये मैंने लैंग्वेज की है, इस पर मैं काम करता रहा। अगर आपने नहीं किया, अभी आपके पास टाइम है, अभी नहीं इंटरव्यूज होते काफी दिनों तक, तो आप कोई एक लैंग्वेज स्टार्ट कर लो, हल्का फुल्का उसके बारे में देख लो क्या सिंटैक्स है उसका, क्या कुछ है, ताकि अगर वो कुछ पूछे भी तो आप इजीली बना सको। देखो जिस बंदे ने एमएस कर लिया है, एमए कर लिया, वो ये नहीं है कि उसको कोई भी प्रोग्राम बनाना नहीं आता, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। उसको बेसिक प्रोग्राम जितने भी हो हर बंदा बना लेता है, इसने इतना वो काबिल होता है। और वो ये चीजें पूछते हैं, 2-4 सी चीजें हैं, अरे को आगे पीछे करना जो अक्सर पूछा जाता है, अरे के इम्प्लीमेंट को आगे पीछे करना, रिवर्स करना, हाईएस्ट फाइंड करना, ये 2 चीजें। और ये मैंने बहुत डिटेल से समझाई थी आप लोगों को। यही चीजें हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। अगर कोड पूछा जाएगा, कोई हाई इतना लेवल का कोड नहीं पूछा जाएगा कि हाँ जी इधर और लिंक लिस्ट बनाओ और उसमें सर्चिंग करके दो, ये करके दो, वो करके दो, इस तरह नहीं पूछा जाएगा। ऐसा शॉर्ट सा कोड जो 1-2 मिनट में बनता है, क्योंकि उनके पास भी टाइम लिमिट जो है ना बिल्कुल कम होता है। तो इतना क्वेश्चन देंगे आपको जो लिटरली आप 30 सेकंड में या 40 सेकंड में करके उनको बता सको, 1-2 लाइनों का कोड होगा बस। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सेस कंट्रोल। कल तक हमने जो है ना एरर डिटेक्शन और एरर कंट्रोल देख लिया था। अब हम शुरू करते हैं एक्सेस कंट्रोल को। देखो एक्सेस कंट्रोल की जरूरत हमें कहाँ पेश आती है। मैंने बताया था कि देखो आपके पास सिंगल चैनल है जिसमें से लोगों ने कम्युनिकेट करना है, मुख्तलिफ स्टेशन ने कम्युनिकेट करना है, और कम्युनिकेट करने वाले ज्यादा है। तो अब मजबूरी है कि सबने एक ही चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करना है। तो उसके कुछ तरीके तो हम पहले पढ़ के आ चुके थे, मल्टीप्लेक्सिंग, वो हम अगेन यहाँ पे पढ़ेंगे कि हाँ एक तरीका वो भी है कि काफी सारे सिग्नल्स को आप कंबाइन करो किसी फ्रीक्वेंसी की बेस पे, टाइम की बेस पे, जिसकी बेस पे, और एक सेम चैनल में से भेज दो। तो वो भी बिल्कुल है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा कौन कौन से चैनल तरीकाकार है कि सिंगल चैनल को मुख्तलिफ स्टेशन जो है ना एक वक्त में यूज कर सकते हैं, इस चीज को हम देखते हैं एक्सेस कंट्रोल में। तो देखो पहले क्या है, पहले हम समझते हैं कि एक्सेस कंट्रोल है क्या। इफ देयर इज अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, लेट्स से ये सेंडर है और ये रिसीवर है, इनके दरमियान डेडिकेटेड लिंक है, कोई और शेयर नहीं कर रहा, फिर तो किसी एक्सेस कंट्रोल की जरूरत ही नहीं है, ये आपस में इन्हीं का लिंक है, ये शेयर करते रहेंगे। देन डाटा लिंक कंट्रोल लेयर इज सफिशिएंट, तो वो कह रहा है कि फिर ये कंट्रोल सफिशिएंट है, किसी मजीद एक्स्ट्रा कंट्रोल की जरूरत नहीं है। इफ देयर इज नो डेडिकेटेड लिंक, कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं है, लेकिन लेट्स से यही लिंक है, इसमें कहीं पे सी भी अटैच है, कहीं पे डी भी अटैच है, कहीं पे ई भी अटैच है, इस तरह करके प्रेजेंट, देन मल्टीपल स्टेशन कैन एक्सेस द चैनल, और सारे के सारे चैनल एक्सेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली बैक वक्त भी, तब हमें एक्सेस कंट्रोल की जरूरत पेश आती है। हेंस
मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स आर रिक्वायर्ड, तो हमें मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स जरूरत पड़ेंगे टू डिक्रीज कोलिजन। कोलिजन क्या होता है मैं बताता हूँ। एंड अवॉइड क्रॉसटॉक। क्रॉसटॉक हम पहले पढ़ चुके हैं। कोलिजन ये होता है कि लेट्स से ए ने भी इसी वक्त डाटा भेज दिया, इधर से सी ने भी भेज दिया, तो यहाँ पे कहीं पे आगे वो कोलाइड हो जाएगा, इसका भी डाटा आया, इसका भी डाटा आया, तो इसको हम बोलते हैं कोलिजन हो जाएगी। वो कह रहे हैं कोलिजन से बचने के लिए आपको प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ेगी। प्रोटोकॉल्स क्या होंगे? सेट ऑफ रूल्स होंगे जिनके थ्रू अगर कोई स्टेशन आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उनके दरमियान कोलिजन नहीं आएगा। तो देखो हमारे पास 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स की। पहली है रैंडम। रैंडम से नाम से जाहिर है कि कोई भी प्रोसेस सॉरी स्टेशन किसी भी वक्त शुरू कर सकता है, लेकिन वो किसी भी वक्त की कुछ कंडीशंस हम देखेंगे। दूसरा है कंट्रोल्ड। कोई एक कंट्रोलर होगा जो कंट्रोल करेगा कि किसको एक्सेस दी जानी चाहिए। और तीसरा हमारे पास चैनलाइजेशन है कि चैनल को ही डिवाइड कर लो, और ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी भी और टाइम डिवीजन भी, तो ये हम इसको नहीं कवर करेंगे। बाकी 2 को हम कवर करेंगे कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल कौन से हैं और कंट्रोल्ड एक्सेस कौन से हैं। देखो रैंडम एक्सेस में काफी सारे आते हैं। अलोहा है, अलोहा एक प्रोटोकॉल का नाम है। इसके आगे मजीद 2 हैं, प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा, वो हम देखेंगे क्या है। CSMA करियर सन्स मल्टीपल एक्सेस, ये हम देखेंगे क्या है। इसके आगे मजीद 2 इसके एक्सटेंशन है, करियर सन्स मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन एंड विद कोलिजन अवॉइडेंस। अवॉइडेंस जो है वो वायरलेस नेटवर्क्स में यूज होती है, आपने याद रखना है, और डिटेक्शन जो है वो वायर्ड नेटवर्क में यूज होती है। और इस तरह कंट्रोल्ड एक्सेस में हम देखेंगे क्या है। रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन से आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा कि बंदा रिजर्व करेगा कि ये टाइम स्लॉट मेरी है, जैसे हमने रेस्टोरेंट के एग्जांपल में देखा था। फिर पोलिंग है। पोलिंग में क्या होता है, जैसे एक टीचर होता है वो रोल कॉल लेता है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, यानी कि कोई एक बंदा होगा, कोई एक चीज होगी जो रोल कॉल, यानी कि हर स्टेशन से पूछेगा कि क्या आपने डाटा सेंड तो नहीं करना इस वक्त, तो बिल्कुल इसी तरह एक पोलिंग होगी। और एक टोकन पासिंग, जिसको हम ऑलरेडी रिंग टोकन रिंग में देख चुके हैं, इसको हम अगेन थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद चैनलाइजेशन है हमारे पास, जिसमें FDM में है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कर चुके हैं हम, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस कर चुके हैं, और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये आप लोगों की असाइनमेंट हो गया अगर हुई तो। अगर मैंने ही करवानी हुई तो मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं भी करवा दूंगा। देखो हम स्टार्ट करते हैं रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल से। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्या कहता है? देखो पहला पॉइंट इसका, ऑल द स्टेशन हैज इक्वल प्रायोरिटी। इक्वल प्रायोरिटी है जब कोई भी स्टेशन चाहेगा इनिशिएट कर सकता है कम्युनिकेशन को। स्टेशन से मुराद यहाँ पे वो सेंडर लेना है अपने, जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, डाटा सेंड करना चाह रहा है। वन और मोर स्टेशन कैन नॉट डिपेंड ऑन अनदर स्टेशन। ये नहीं है कि स्टेशन ए कहे कि यार मैंने करना तो है लेकिन पहले बी कर ले, बी पे डिपेंड हो, नहीं। ए की जब दिल चाहेगा वो शुरू कर सकता है, बी का जब दिल चाहेगा शुरू कर सकता है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। नॉर एनी स्टेशन कंट्रोल अनदर स्टेशन, और ना ही कोई किसी को कंट्रोल कर रहा है। रैंडम में याद रखना, ना ही कोई किसी पे डिपेंडेंट है और ना ही कोई स्टेशन किसी दूसरे स्टेशन को कंट्रोल कर सकता है। डिपेंडिंग ऑन द चैनल स्टेट, चैनल की करंट स्टेट क्या है। 2 स्टेट हो सकती है, या तो चैनल से मुराद वो वायर मीडियम जिसमें कम्युनिकेशन होती है, या तो कोई डाटा इसमें से ट्रेवल हो रहा है, उसको हम कहेंगे बिजी, ये चैनल बिजी है, या उसमें से डाटा ट्रेवल नहीं हो रहा, तो उस सूरत में हम उसको कहेंगे कि आइडल है। तो कह रहे 2 स्टेट हो सकती है, या तो आइडल या बिजी। ईच स्टेशन ट्रांसमिट द डाटा फ्रेम, और इसी चीज पे डिपेंड करेगा कि कब कोई स्टेशन डाटा ट्रांसमिट करेगा, यानी कि आइडल है तो वो फौरन करेगा और बिजी है तो वो नहीं करेगा। इफ मोर देन वन स्टेशन सेंड्स द डाटा, अगर एक वक्त में एक से ज्यादा डाटा स्टेशन डाटा सेंड कर देते हैं तो क्या होगा? देयर में बी अ कोलिजन और डाटा कन्फ्लिक्ट। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में कोलिजन से बचने का कोई भी हमारे पास तरीकाकार नहीं है। वो कह रहा है कि अगर एक वक्त में एक से ज्यादा शुरू कर दिए तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अलाउ है रैंडम एक्सेस में। तो क्या होगा? अल्टीमेटली कोलिजन हो जाएगा, और कोलिजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? द डेटा फ्रेम पैकेट्स में बी लॉस्ट और चेंज, या तो कंप्लीटली लॉस हो सकते हैं या एक दूसरे के साथ डिपेंड होके इस तरह से चेंज हो सकते हैं। तो याद रखना, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में कोलिजन से बचने का, ये डिटेक्ट करने का आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। जब एक स्टेशन का दिल चाहता है वो शुरू कर देता है सेंड करना, बेशक दूसरा भी उस वक्त करना चाहे तो कर सकता है, और कोलाइड हो सकता है डाटा। तो ये टाइप्स हमारे पास अलोहा है, CSM में है, CSM में CD, और CSM में C है। इसको सिस्मा शिस्मा नहीं पढ़ना, कभी इंटरव्यू में आप बोल रहे हो कि सिस्मा शिस्मा, सिस्मा नहीं है ये, CSM में एक एब्रीवेशन है, इसी तरह इसको बोलना है। तो देखो अलोहा क्या है, पढ़ लेते हैं। अलोहा आपको याद रखना है कि रैंडमाइजेशन में आता है। देखो क्या है, पहली बात, डिजाइन फॉर वायरलेस लैन, ऐसी लोकल एरिया नेटवर्क जिसमें वायरलेस तरीके से आपकी टोपोलॉजीज क्रिएट की गई हो, वहां पे अलोहा यूज होगा। बट इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर शेयर्ड मीडियम, आप आपको वायर्ड में भी यूज कर सकते हो, लेकिन प्योरली जो हमने डिजाइन किया था वो वायरलेस के लिए किया था। क्या रूल्स हैं जी, अलोहा कैसे काम करता है? देखो, एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट डाटा टू चैनल एट एनी टाइम, किसी भी वक्त डाटा ट्रांसमिट स्टार्ट कर सकता है कोई भी स्टेशन। इट डज नॉट रिक्वायर एनी कैरियर सेंसिंग। कैरियर सेंसिंग क्या होती है? कैरियर बोलते हैं इसी चैनल को, और सेंस करना होता है फील करना। आगे हम देखेंगे कि जब भी लेट्स से ये स्टेशन ए है, इसने कोई डाटा सेंड करना है ना, ये पहले देखेगा कि
ऑलरेडी चैनल में से कोई डाटा तो नहीं जा रहा, यानी कि चैनल बिजी है या आइडल है, दूसरे लफ्ज हम ये कह सकते हैं। तो अगर तो आइडल हुआ फिर वो डाटा सेंड करेगा, अगर बिजी हुआ तो नहीं करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं करियर सेंसिंग। तो अलोहा या रेंडमाइजेशन में कोई करियर सेंसिंग नहीं होती। तो यही बात लिखी हुई है दूसरा पॉइंट कि करियर सेंसिंग नहीं है। कोलिजन एंड डाटा फ्रेम्स में बी लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा थ्रू मल्टीपल स्टेशन। बिल्कुल कोलिजन आएगा तो डाटा क्रॉस हो सकता है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फ्रेम एग्जिस्ट इन अलोहा। अब ए ने बी को डाटा सेंड कर दिया, बी ए को कैसे पता चलेगा कि बी के पास पहुंच गया? लाजमी तौर पे बी को कुछ मैसेज भेजेगा जिसको हम एसी के यानी कि एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, तब ए को पता चलेगा हाँ डाटा पहुंच गया। देयर इज नो कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन डिटेक्ट करने का कोई भी हमारे पास यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं। इट रिक्वायर्स रीट्रांसमिशन ऑफ डाटा आफ्टर सम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। हाँ, टाइम आउट टाइम इसमें है जो हम पहले भी देख चुके हैं। क्या था कि कुछ देर तक ए ने डाटा सेंड कर दिया बी को, लेकिन उसको वापसी पे कुछ देर तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, तो वो क्या करेगा? टर्न अराउंड टाइम, सॉरी टाइम आउट टाइम तक वेट करेगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, कोई भी हो सकता है जिसपे दोनों पार्टी एग्रीड अपॉन होंगी, और उसके बाद उस फ्रेम को दोबारा से सेंड कर देगा। बेशक ए बी को वह पहले मिल चुका था, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची तो दोबारा सेंड कर देगा। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। तो अलोहा के दो टाइप्स है हमारे आगे, प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। तो प्योर अलोहा मैं आपको पढ़ा देता हूँ, स्लॉटेड आपने खुद करना है एज असाइनमेंट। तो देखो प्योर अलोहा की एफिशिएंसी 18.4% एफिशिएंट है। ये क्या मुराद है कि लेट्स से एक स्टेशन ट्रांसमिट करना चाह रहा है, तो अगर वो 100 बिट सेंड कर रहा है ना, तो कोलिजन के बाद, कोलिजन डिटेक्ट होने, डिटेक्शन तो है ही नहीं, होने के बाद ऑन एवरेज 18.4 बिट्स जो है ना वो रिसीवर तक पहुंचती हैं इसके थ्रू। अभी एवरेज की बात हो रही है, नहीं कि हर दफा ऐसे ही होगा, हो सकता है 100 की 100 पहुंच जाए, लेकिन जब आप उसकी क्यूमुलेटिव एवरेज निकालोगे तो 18.4% एफिशिएंट है, काफी लो इसकी एफिशिएंसी है। नो कैरियर सेंसिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। व्हेन अ स्टेशन सेंड्स डाटा इट वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है जी। इफ द एक्नॉलेजमेंट डज नॉट कम विद इन द अलॉटेड टाइम, अगर टाइम तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, क्या होगा? द स्टेशन वेट्स फॉर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम कॉल्ड बैक ऑफ टाइम। इसमें हमने टाइम आउट टाइम को अब कह दिया बैक ऑफ टाइम, टी ऑफ बी, उस तक वेट करेगा और रीसेंड कर देगा डाटा को, ठीक है जी। सिंस डिफरेंट स्टेशन वेट फॉर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, इसमें हमारे पास फर्क फायदा ये है, देखो ये ए है ये बी है, अब दोनों ने जो है ना सेम टाइम में डाटा सेंड किया, ये कोलाइड हो गया। अब देखो ए कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा, लेट्स से 2 सेकंड, और बी कुछ और रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा, लेट्स से 3 सेकंड बिफोर सेंडिंग द रीट्रांसमिटिंग द डाटा। तो अब ए ने 2 के बाद सेंस तो नहीं करेगा, 2 के बाद दोबारा भेज दिया, तो देखो बी दोबारा 3 के बाद भेजेगा, तब चांसेस आएंगे कोलिजन कम हो जाएगा। अगर तो दोनों दोबारा 2 के बाद भेज देते तो एग्जैक्टली दोबारा कोलिजन होता, लेकिन दोनों स्टेशन जो है वो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करते हैं, तो इस तरह हमारे पास कोलिजन की जो अक्रंस के चांसेस है या प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास प्योर लॉ है, तो यही चीज हम जो देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लॉटेड लॉ है, ये आप लोगों ने खुद करना है, मैंने वैसे यहाँ पे इसको बयान कर भी दिया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये डबल एफिशिएंट है एज कंपेयर टू प्योर लॉ। काम करने का तरीकाकार बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें टाइम स्लॉट जो है वो आपने स्लॉटेड में डिफाइन की होती है, और यही चीज आपकी आज की फर्स्ट असाइनमेंट है। क्या मुझे कल बताओगे? कल मैं पूछूंगा, क्योंकि आप लोग करते तो हो कोई नहीं कि स्लॉटेड लॉ क्या होता है, जब आप लोग बताओगे फिर हम आगे नेक्स्ट चलेंगे। देखो नेक्स्ट हमारे पास है CSM में करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। इसका नाम ही बता रहा है करियर सेंसिंग होगी। अब आपको पता चल जाना चाहिए करियर सेंसिंग क्या होती है। करियर को सेंस करेगा और मल्टीपल एक्सेस है प्रोटोकॉल। करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस स्टैंड्स फॉर, ठीक है, इंश्योर फ्यूअर कोलिजन। क्यों? क्योंकि ये पहले सेंस करता है कि चैनल आइडल है या बिजी है, तो इसका मतलब है कोलिजन के चांसेस कम होंगे, होंगे जरूर, ये नहीं कि नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल क्यों नहीं कम कर सकते? देखो एक वजह है। कैसे? ये मेरे पास चैनल है, अब इसको समझ लेना है, आगे ये बहुत यूज होगा। ये ए है, ये बी है, बी ने जो है ना, लेट्स से ये वो लिमिट है कि जहां तक ए की रेंज है। रेंज से मुराद ये कि आप इस तरह लिख लो कि ए यहां तक देख सकता है, कि अगर यहां तक कोई सिग्नल है तो ए को पता चल जाएगा कि चैनल बिजी है आइडल नहीं है। लेट्स से बी ने सिग्नल, ए ने सेंस किया, उसको पता चला कि आइडल है, कोई भी डाटा इसमें सेंड नहीं हो रहा। उसी वक्त बी ने भी सेंस किया, बी को भी आइडल मिला, दोनों को आइडल मिला, देखो तो दोनों ने बैक वक्त जो है ना डाटा सेंड कर दिया, तो कहीं ना कहीं जाके ये कोलाइड हो जाएगा। तो प्रोपेगेशन डिले इसको बोलते हैं। ये प्रोपेगेशन डिले की वजह से, क्योंकि अभी इस चीज ने ट्रेवल करके यहां तक आना है, तब जाके ए सेंस करेगा कि हाँ ये आइडल है या बिजी है। तो प्रोपेगेशन डिले की वजह से हमारे पास स्टिल कोलिजन के चांसेस हर किस्म के मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल में रहेंगे ही रहेंगे, हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते।
था। इफ इट इज आइडल, अगर उसको आइडल मिलता है ये डाटा को सेंड कर देगा, ठीक है। अदरवाइज यदि आइडल नहीं मिला तो ये वेट करेगा, ठीक है। देयर इज स्टिल चांसेस ऑफ कोलिजन, अभी भी चांसेस हैं कोलिजन के सीएसएमए में। क्यों? ड्यू टू प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले मैंने समझा दिया क्या होता है। तो देखो कुछ हमारे पास बोर्ड्स हैं करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस के, जिसके थ्रू सेंसिंग की जाती है। अब एक स्टेशन सेंसिंग कैसे करेगा? सेंसिंग से मुराद इसको कैसे पता चलेगा कि डाटा ट्रेवल हो रहे हैं? देखो पहले नंबर पे हमारे पास वन परसिस्टेंट। क्या इस मोड में क्या होता है, यानी कि इसकी ऑपरेशन की क्या डिटेल है? देखो नोड यानी कि स्टेशन, स्टेशन सेंस करेगा चैनल को। लेट्स से ये चैनल है और ये ए बैठा है, इसने सेंसिंग करना शुरू की। अगर तो उसको मिला आइडल, आइडल से मुराद है उसने डिटेक्ट किया कि कोई भी डाटा ट्रेवल नहीं हो रहा। कैसे डिटेक्ट करेगा? जाहिर है कोई सिग्नल नहीं होगा। इट सेंड द डाटा, तो ये अपना डाटा सेंड कर देगा, तो ठीक है, ये तो नॉर्मल केस है। दूसरा किस, उसने डिटेक्ट किया और बिजी है, इस रूप में क्या होगा? अदरवाइज इट कंटिन्यूअसली कीप ऑन चेकिंग द मीडियम फॉर बीइंग आइडल। ये क्या करेगा कि यहाँ पे नजर लगा के बैठ जाएगा। परसिस्टेंट बोलते हैं ढीठ को। तो यहाँ पे नजर लगा के बैठ गया, हर मिली सेकंड के बाद दोबारा से देख रहा है कि फ्री हुआ है, फ्री हुआ है, फ्री हुआ है, फ्री हुआ है, यानी कि कंटिन्यूअसली चेकिंग करता रहेगा अगेन 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 अगेन, यहाँ तक कि वो फ्री हो गया। और जैसे ही फ्री हो गया ना, वो फौरन से अपना डाटा भेज देगा। तो वन परसिस्टेंट क्या है कि चेक किया, अगर तो आइडल मिला डाटा सेंड कर दो, आइडल नहीं मिला तो कीप ऑन चेकिंग। बीच में वेट नहीं करना कि मैं 2-3 सेकंड के बाद करूंगा, नहीं, दोबारा दोबारा चेक करते रहो। और जैसे ही आपको फ्री मिला डाटा सेंड कर दो। तो ये हमारे पास है वन परसिस्टेंट, एक तरीका कार ये है। दूसरा नॉन परसिस्टेंट है, इसका नाम बता रहा है कि ढीठ नहीं है। जब क्या है, नोड ने सेंस किया चैनल को, ठीक है, अगर तो आइडल मिला ठीक है डाटा सेंड कर दो, नॉर्मल केस है। अदरवाइज अगर ना डाटा उसको बिजी मिलता है चैनल, फिर क्या करना है? इट चेक्स द मीडियम, मीडियम को चेक करेगा ये, लेकिन आफ्टर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, कंटिन्यूअसली नहीं करेगा। लेट्स से पहली दफा उसने 2 सेकंड के बाद चेक किया, अगेन उसको बिजी मिला। नेक्स्ट टाइम वो 7 सेकंड के बाद चेक करेगा, अगेन बिजी मिला। हो सकता है नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद चेक करे, फिर बिजी मिला। हो सकता है नेक्स्ट 13 सेकंड के बाद चेक करे, कोई भी रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जाकर उसको फ्री मिल जाएगा, फिर अपना डाटा सेंड कर देगा। तो ये हमारे पास वन परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट है। आगे मजीद इसके दो और है, वो हम देखते हैं। तो देखो एक है हमारे पास पी परसिस्टेंट। अब पी यहाँ पे डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी को। कि स्टेशन ये मान के चलता है कि देखो अगर मैंने आइडल मिल भी गया है मुझे और मैं डाटा सेंड कर भी रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि उधर से कोई और चैनल डाटा सेंड कर चुका हो और मैं इसको डिटेक्ट ना कर पाऊं। तो बजाय इसके कि मैं ये कहूंगा कि 100% मेरा डाटा ट्रेवल होगा, मैं कहूंगा कि पी प्रोबेबिलिटी है कि मेरा डाटा रिसीवर तक पहुंचेगा। अब पी ये कुछ भी हो सकता है, 70% हो सकती है, 30% हो सकती है, 20% हो सकती है, 40% हो सकती है, कुछ भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी। तो पी से मुराद है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। तो देखो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। क्या होगा? ईच डॉट सेंस करेगी चैनल को, ये तो सब में होगा। आइडल मिलती है तो सेंड कर देगी फ्रेम को विद पी प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी आ गई इसमें, ये नहीं कहेगी कि हाँ 100% जाएगा जाएगा, ये कहेगी पी प्रोबेबिलिटी के साथ मैं इसको डाटा को सेंड कर रही हूँ, ठीक है जी। वो लेट्स से वो कहेगी कि फर्स्ट टाइम मेरे पास जो है ना 0.4% ये कह रही है, 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि डाटा जाएगा। तो लेट्स से वो डाटा चला गया तो ठीक है, अगर किसी वजह से कोलाइड हो गया तो नेक्स्ट टाइम वो इसको 1 में से माइनस करेगी, 1 माइनस पी, यानी कि 1 माइनस 0.4। फिर वो कहेगी 0.6 मेरे पास प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट मेरा डाटा ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट कर लिया होगा, और हमें पता है कि वेट के बाद चांसेस बढ़ते रहते हैं कि आप अपना डाटा ट्रेवल करवा सकते हो। तो ये वो बात कर रहा है, अगर मिल गया तो पी प्रोबेबिलिटी के साथ भेजेगी, नहीं मिला तो क्यू रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करेगी। और क्यू कैसे निकलेगा? 1 माइनस पी के साथ, और जब उसको मिलेगा अगेन वो सेंड कर देगी। तो ये हमारे पास पी परसिस्टेंट है। पी से याद रख रहा है कि प्रोबेबिलिटी है बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। और जीरो परसिस्टेंट नाम ही बता रहा है कि बिल्कुल भी ढीठ नहीं है। क्या करेगा? इसमें तो कोई चक्री नहीं है, हर स्टेशन की प्रायोरिटी है। लेट्स से ये स्टेशन ए है, इसको मैंने प्रायोरिटी दे दी B1 एक, बी है उसको दे दी 2, सी है 3। अब तीनों ने बैक वक्त अगर डाटा सेंड करना है ना, मैं प्रायोरिटी चेक करूंगा किसकी प्रायोरिटी हाई है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ जिसका नंबर छोटा है उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो ए की प्रायोरिटी हाई है, तो मैं ए को कह दूंगा कि आप डाटा सेंड करो, बी और सी को कहूंगा कि आप वेट करो। तो इसमें हम ऑलरेडी प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, और जब भी मल्टीपल एक्सेस की जरूरत पेश आती है तो उसी प्रायोरिटी के बेस पे हम अलाउ करते हैं स्टेशन को कि वो डाटा सेंड कर ले। तो ये हमारे पास था CSMA के एक्सेस मोड। यहाँ पे आपको नजर आ भी रहा होगा। देखो ये हमारे पास पहले है वन परसिस्टेंट। वन परसिस्टेंट उसने चेक किया, उसको बिजी मिला, लेकिन वो उसके बाद देखो आपको बार बार एरो नजर आ रहे होंगे, बार बार वो चेक कर रहा है कि कभी तो फ्री मिलेगा, और जैसे ही पहले ही उसको पता चला फ्री है तो उसने फौरन से अपना डाटा सेंड कर दिया। तो ये था वन परसिस्टेंट। अब देखो हाँ, अब नॉन परसिस्टेंट देखो हमारे पास क्या था। नॉन परसिस्टेंट ने क्या करता है कि उसने चेक किया तो उसको मिला कि बिजी है,
तो वो वेट करेगा। देखो अगेन अगेन फौरन चेक नहीं करेगा। अगेन उसने चेक किया तो फिर उसको बिजी मिला तो फिर वो दोबारा नहीं करेगा। उसके बाद कहीं रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के बाद करेगा, उसको फ्री मिल गया तो डाटा सेंड कर देगा। और देखो ये हमारे पास था पी परसिस्टेंट, वन और नॉन का कॉम्बिनेशन। तो देखो कंटिन्यूसली करता रहेगा और जहां पे उसको मिलेगा तो वो प्रोबेबिलिटी काउंट करेगा। तो उसको पता चलेगा यार ये टाइम स्लॉट थोड़ी है, इसमें मेरी प्रोबेबिलिटी 0.4 है या 3 है, पूरा डाटा नहीं कर सकता। तो जितना करेगा वो करेगा, उसके बाद वो अगेन काउंट करेगा और यहाँ तक कि उसको इतनी टाइम स्लॉट मिल जाएगी जिसमें वो अपना पूरा डाटा ट्रांसफर कर सके। 0.6 0.8 जो भी प्रोबेबिलिटी बची होगी इसमें आके वो बाकी डाटा अपना ट्रांसफर कर देगा। तो ये हमारे पास पी परसेंट। तो देखो CSM में CD क्या है, ये इसकी एक एक्सटेंशन है। कोलिजन डिटेक्शन इसमें आ जाती है। अभी तक हम डिटेक्ट नहीं कर रहे थे कोलिजन को, अब हम डिटेक्ट भी करेंगे कोलिजन आएगी कैसे। देखो फर्स्ट सेंस द शेयर्ड चैनल, पहले सेंस करो कोई भी डाटा फ्रेम करने से पहले। नॉर्मल केस है, अगर तो चैनल मिलता है आइडल तो कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसमिट कर दो फ्रेम को। तो ये बिल्कुल नॉर्मल केस है हमारे पास। असल गेम शुरू होती है यहाँ से, सॉरी यहाँ से। अच्छा फ्रेम अगर सक्सेसफुली रिसीव हो गया तो फिर स्टेशन अगला फ्रेम भेज देगा। तो सी होता है, हम देखते हैं। इफ एनी कोलिजन इज डिटेक्टेड इन द CSMA CD, अगर किसी वजह से कोलिजन डिटेक्ट हो गया, कोलिजन कैसे डिटेक्ट होगा ये चीज समझो। देखो ये हमारे पास चैनल है, ए ने डाटा सेंड किया, लेट्स उसकी फ्रीक्वेंसी थी ये। सेम टाइम में बी ने भी डाटा सेंड की, लेट्स उसकी फ्रीक्वेंसी थी। तो कहीं पे यहाँ पे आके जो दोनों चैनल जो है ना आपस में सॉरी डाटा कोलाइड हो गए, तो कोलिजन क्या होता है कि दोनों चैनल की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो ये यहाँ पे कोलाइड हुए तो ये बाउंस बैक होगा और किसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ होगा, इस तरह करके कोई। बिल्कुल इसी तरह बी वाला बाउंस बैक होगा किसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। और जब ए के पास ये दोबारा पहुंचेगा तो उसको पहले से पता होता है कि अगर इस फ्रीक्वेंसी से आ रहा है तो उसका मतलब कोलिजन हो चुका है। तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा सिग्नल जो था, जो मैंने डाटा भेजा था, कहीं ना जाके कोलाइड हो गया है, इसलिए मेरे पास जो है ना ये बाउंस होकर जो आया है ये कोलिजन वाला सिग्नल है, ना तो एक्नॉलेजमेंट है और ना ही बी का नॉर्मल मैसेज है। तो उसको पता चल जाता है कि कोलिजन हो गई है। तो जैसे उसको पता चलता है कि कोलिजन हो गई, वो क्या करता है, वो एक स्पेशल सिग्नल भेजता है। अब स्पेशल सिग्नल जितने सारों के पास जाएगा, जितने भी स्टेशन होंगे, और बी के पास भी जाएगा। तो जैसे बी को ये स्पेशल सिग्नल मिलेगा उसको भी पता चल जाएगा अच्छा ए का सिग्नल मैसेज था, किसी वजह से कोलाइड हो गया है, तो ए ने मुझे अब ये मैसेज भेजा है कि फौरी तौर पे जो हमारे दरमियान कम्युनिकेशन हो रही थी उसको खत्म कर दो, हम नए सिरे से दोबारा शुरू करेंगे जब भी हमें मौका मिलेगा, जब भी चैनल को आइडल मिलेगा। तो ये बात हो रही है कि जब कोलिजन डिटेक्ट होता है द स्टेशन सेंड्स अ जैम और स्टॉप सिग्नल, एक स्पेशल सिग्नल भेजता है टू द शेयर्ड चैनल, पूरे चैनल को, टू टर्मिनेट डेटा ट्रांसमिशन, कि मेरी जो करंट ट्रांसमिशन थी मैं खत्म कर रहा हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद इट वेट्स फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, वो एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा बिफोर सेंडिंग अ फ्रेम टू चैनल, चैनल में फ्रेम सेंड करने से पहले। तो ये हमारे पास कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन था। अब हम देखते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। अब ये इसमें डिटेक्ट नहीं करना, अवॉइड करना कि कोलिजन आए ना, अवॉइड करने की कोशिश करेगा। पहले बता चुका हूं मैं, वायरलेस लेयर में यूज होता है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, ठीक है, ये इसकी एब्रिविएशन हो गई। कोलिजन डिटेक्शन पहले जाहिर है, पहले इसमें कोलिजन डिटेक्शन भी करनी है इसने, बिल्कुल उसी तरह एक्नॉलेजमेंट आ रही थी, कोलाइड हो गई, जब सिग्नल वापस पहुंचेगा तो एक स्पेशल सिग्नल होगा, तो कोलिजन डिटेक्शन भी इसी तरीके से होगी। लेकिन आप कोलिजन अवॉइडेंस देखते हैं, कोलिजन अवॉइडेंस वो कैसे करता है। तो देखो 3 तरीके हैं इसके पास कोलिजन अवॉइड करने के। पहला है इंटर फ्रेम स्पेस, जिसको आप IFS भी बोलते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। IFS क्या है समझना है। देखो स्टेशन वेट्स फॉर मीडियम टू बिकम आइडल, स्टेशन सेंड करने से पहले अगर उसको पता चलता है कि बिजी है तो वेट करेगा कि आइडल हो जाए। इफ फाउंड आइडल, उसको आइडल मिल गया, लेकिन अब देखो उसकी काम करने का तरीकाकार। पहले हम देखते थे आइडल मिला फौरन डाटा सेंड कर दो, लेकिन ये क्या करेगा, इट डज नॉट इमीडिएटली सेंड डाटा, ये फौरी तौर पर डाटा को सेंड नहीं करेगा। क्यों, टू अवॉइड कोलिजन ड्यू टू प्रोपेगेशन डिले, ये मान के चलता है कि हो सकता है कि कोई सिग्नल वहां से पहले ही आ रहा हो जिसको मैं अभी डिटेक्ट करने के काबिल नहीं हूं, और हो सकता है कि जैसे मैं अपना डाटा भेजूं ये इधर से आके कोलाइड हो जाए। तो देखो वो कोलाइड से ही तो बचना चाह रहा है, कोलिजन से तो बचना चाह रहा है। कोलिजन अब बचने को कहते हैं अवॉइडेंस। तो एक तरीका कार ये हो गया कि वो फौरी तौर पे अगर उसने चेक कर भी लिया है कि चैनल जो है फ्री है, डाटा सेंड नहीं करेगा, एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा, और जिस अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो वेट करेगा ना उसको हम बोलते हैं इंटरफ्रेम स्पेस। इंटरफ्रेम स्पेस याद रखना एक टाइम स्लॉट है जिसके लिए CSM में CA में स्टेशन वेट करता है। अगर उसको चैनल आइडल मिल गया उसके बावजूद भी, अच्छा अगर लेट्स से 4 सेकंड था, 4 सेकंड तक उसको फ्री मिलने के बाद भी उसने वेट किया, अगर इस 4 सेकंड के दौरान भी इसने डिटेक्ट नहीं किया ना कि कोई सिग्नल आ रहा है, हाँ फिर ये अपना मैसेज भेज देगा।
अब ये जरूरी है कि इंटर फ्रेम स्पेस जो ये टाइम है इतना हो कि लेट्स से ये चैनल है ना, ये इधर ए बैठा है और इधर बी बैठा है, तो ए का सिग्नल लेट्स से यहाँ पे जाता है 2 सेकंड में, तो कम से कम इंटर फ्रेम स्पेस मेरे पास 4 सेकंड की होनी चाहिए, तब जो है ना मैं अवॉइड कर सकता हूँ। क्यों? देखो ए ने सिग्नल लेट्स से सेंड किया और बिल्कुल उसी वक्त जब ये बी के पास पहुंचने वाला था ना, बी ने अपना सिग्नल सेंड कर दिया, तो ये बिल्कुल बी के पास आके कोलाइड हो गया। लेट्स से 2 सेकंड इसको लगे थे बी के पास पहुंचने में, तो ये कोलाइड हो गया। अब जो सिग्नल है ये इसने वापस भी तो जाना है ना, तो ये वापस जा रहा है, तो वापस ये भी तो इसको 2 सेकंड लगेंगे ना, तब एक ऊपर चलेगा ना कि कोलिजन हो गई। उससे पहले तो एक को पता नहीं लगेगा, जब ये कोलाइड हुआ सिग्नल वापस आएगा तब पता चलेगा। तो वो यही कह रहा है कि कम से कम 4 सेकंड जो मैंने एग्जांपल दिया है इतना इसका इंटरफ्रेम स्पेस होना चाहिए, फिर इसको पता चल पाएगा कि हाँ मैंने कोलिजन से अवॉइड कर लिया। लेट्स इसको था 3 सेकंड, अब उसने डिटेक्ट किया कि चैनल जो है ना आइडल है, ठीक है, तो उस वक्त उसने 3 सेकंड के वेट किया, तो बिल्कुल इसी तरह सिनेरियो बना, ये कोलाइड होकर वापस आ रहा, तो लेट्स से यहाँ पे पहुंचा था, ए ने सिग्नल सेंड कर दिया 3 सेकंड के बाद, तो थोड़ी देर के बाद जाके ये आपस में कोलाइड हो जाएगा। हाँ 4 सेकंड हुआ, फिर मुझे गारंटी है कि फिर जो है ना वापस आ चुका होगा, कोई भी अगर होता उस वक्त तक मुझे पता चल चुका होता, तो इसका मतलब है कि अब कोलिजन नहीं है, अब डेटा भेज दो। तो इंटरफ्रेम स्पेस क्या है? एक टाइम स्लॉट है जिसके लिए वो वेट करता है आफ्टर डिटेक्टिंग के चैनल आइडल है। तो एक स्कीम ये थी मेरे पास। दूसरी हम देखते हैं क्या है, कंटेंशन विंडो। ये भी अमाउंट ऑफ टाइम ही है, टाइम स्लॉट ही है। इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स। इसमें क्या है कि आपने चैनल के टाइम को ना स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है, आपको समझ आ रहा होगा, राउंड रॉबिन फैशन चलेगा। इफ द सेंडर इज रेडी टू सेंड डाटा, इट चूज अ रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट एज वेट टाइम। वो कहेगा ठीक है यार मैंने डाटा सेंड करना है, लेकिन मैं मजीद ये 2 सेकंड जो है ना, ये 2 स्लॉट वेट कर लेता हूं। क्यों? वही बात है कि अगर इस दौरान कोई प्रोपेगेशन की वजह से कोलिजन हो रही है तो वेट कर सकूं। अच्छा लेट्स से कि उसने पहले ये 2 सेलेक्ट की और उसको जो है ना कोलिजन मिल गया, तो अब उसको मजीद वेट करना है। अगेन वो ये 2 नहीं करेगा, अगली दफा वो 4 टाइम स्लॉट के लिए वेट करेगा। लेट्स से इस दौरान भी उसने कोई डिटेक्शन वेट कर कोलिजन डिटेक्ट कर लिया, अगली दफा वो 8 टाइम स्लॉट के लिए वेट करेगा, और उस तरह करता रहेगा जब तक कि उसको फ्री नहीं मिलेगा कि कोलिजन नहीं हुआ, फिर वो भेजेगा। ये हमारे पास कंटेंशन विंडो है। और एक्नॉलेजमेंट तो है ही है कि अगर सेंडर ने वापस कोई डाटा भेजा है और उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई है, तो इसका मतलब है कि कोलिजन नहीं हुआ। ये हमारे पास 3 तरीके थे कोलिजन से अवॉइड करने के। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। कंट्रोल नाम ही बता रहा है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा स्टेशन होगा जो कंट्रोलर होगा, सबको कंट्रोल करेगा, उसके पास अथॉरिटी ज्यादा होगी, बाकी के पास कम होगी। तो देखो कैसे है, द स्टेशन सीक्स इन्फॉर्मेशन। जिस स्टेशन ने डाटा सेंड करना है वो एक और स्टेशन से इन्फॉर्मेशन यानी कि परमिशन लेगा, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से, टू फाइंड, मालूम करने के लिए, विच स्टेशन हैज टू राइट टू सेंड, कि अभी किस स्टेशन को सेंड करना चाहिए। अलाउज ओनली वन नोड टू सेंड डाटा एट टाइम। ये बात याद रखनी है, कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेशन पास एक वक्त में डाटा सेंड कर सकता है, यानी कि नो कोलिजन, बिल्कुल भी कोलिजन नहीं होती इसमें। रिजर्वेशन 3 तरीके कार हैं, पहला रिजर्वेशन, दूसरा पोलिंग और तीसरा टोकन पास। तो हम देखते हैं बारी बारी, रिजर्वेशन क्या है, पोलिंग क्या है और टोकन पासिंग क्या है। रिजर्वेशन देखो क्या है, आपने क्या किया, चैनल को जो है ना टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लिया। लेट्स से इस चैनल को 5 स्टेशन शेयर कर रहे थे ABCDE, तो आपने इसको 5 स्लॉट में ही डिवाइड कर लिया और आपने नंबरिंग कर दी कि ये वाली स्लॉट जो है ना ये चैनल 1 के लिए है, ये वाली चैनल 2 के लिए, ये वाली चैनल 3 के लिए, ये वाली चैनल 4 के लिए, ये वाली चैनल 5 के लिए। अब लेट्स से चैनल 5 ने डाटा सेंड करना है, उसको पता चला कि ए वाला भी एक वाला फ्री है टाइम स्लॉट, वो नहीं डाटा सेंड नहीं कर सकता। उसको पता चला 2 वाला फ्री है, नहीं कर सकता, 3 वाला फ्री है, नहीं कर सकता, 4 वाला फ्री है, नहीं कर सकता। जब 5 नंबर वाले स्लॉट की बारी आएगी तभी ये डाटा सेंड कर सके, और उससे पहले अगर ए के पास है वो डाटा सेंड कर देगा, 2 के पास भी है वो अपनी टाइम स्लॉट में कर देगा, 3 के पास भी है वो अपनी टाइम स्लॉट में, 4 के पास भी है तो अपनी टाइम स्लॉट। तो ये हमारे पास रिजर्वेशन है कि हर चैनल की एक रिजर्व है टाइम स्लॉट, और सिर्फ उसी टाइम स्लॉट में वो डाटा सेंड कर सकता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट हमारे पास पोलिंग है। पोलिंग जैसे मैंने पहले बता दी थी, एक कंट्रोलर होगा यानी कि एक स्टेशन को हमने मास्टर बना दिया है, वो जैसे रोल कॉल करते हैं सबसे पूछेगा बारी बारी कि कोई है जिसने डाटा सेंड करना है तो मुझे बताए। तो देखो कैसे, सिमिलर टू द रोल कॉल परफॉर्म्ड इन अ क्लास, जैसे एक क्लास में रोल कॉल परफॉर्म की जाती है वैसा है। जस्ट लाइक द टीचर, अ कंट्रोलर, टीचर की तरह एक कंट्रोलर होगा, क्या करेगा, सेंड्स अ मैसेज सेंड करेगा टू ईच नोड, हर स्टेशन को, कि अगर आपने डाटा सेंड करना है तो मुझे बताओ। अभी आप देखेंगे कैसे। वन एक्ट एज अ प्राइमरी स्टेशन, एक स्टेशन को हमने प्राइमरी कर दिया यानी कि कंट्रोलर,
और बाकी सबको सेकेंडरी, बाकी सारे सेकेंडरी। ऑल डेटा एक्सचेंज मस्ट बी मेड थ्रू द कंट्रोलर, जिसने जो भी डेटा एक्सचेंज करना है वो लाजमी तौर पे कंट्रोलर के थ्रू होगा। The message sent by the controller contains the address of the node being selected for granted access। ये हम देख लेते हैं, अभी कंफ्यूजन नहीं होना क्या, बल्कि हम पहले ही देख लेते हैं। देखो ये देखो, अब ये स्टेशन तक कोई सा मैंने इसको कह दिया प्राइमरी यानी कि कंट्रोलर है, और ये बाकी अभी हमने सिर्फ दो लिए हैं सेकेंडरी ए और बी। अब देखो कंट्रोलर सबसे पहले जो भी पहले स्टेशन होगा उससे पूछेगा कि आपके पास कोई डाटा है सेंड करने के लिए, तो इसको कहते हैं पोलिंग करना। तो इसने एक सिग्नल भेजा इसको कि अगर आपके पास तो कुछ डाटा है सेंड करने के लिए तो मुझे बताओ और मुझे दो, ताकि मैं बाकियों को सेंड कर सकूं। तो एक कहेगा नहीं भी मेरे पास कोई डाटा नहीं, तो इसको हम कहेंगे कि इसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी है ए ने। तो जो आपको नजर आ रहा होगा एन ए के लिखा हुआ, इसका मतलब है कि एक पास करंटली कोई डाटा नहीं है जो इसने अभी स्टेशन में ट्रांसमिट करना है। तो एक क्लियर हो गया, अब बी की बारी है। तो बिल्कुल इसी तरह कंट्रोलर या प्राइमरी स्टेशन बी को मैसेज भेजेगा कि भाई आपके पास कोई मैसेज है किसी के दूसरे को डाटा सेंड करने के लिए। वो कहेगा हाँ मेरे पास है। तो अब डाटा वो बी सेंड नहीं करेगा, लेट से बी ने सेंड करना था सी को, तो बी सी को सेंड नहीं करेगा, बी प्राइमरी को या कंट्रोलर को बताएगा हाँ मेरे पास डाटा है और ये डाटा है, ये लो आप ले लो। तो देखो आप देख रहे होगे कि डाटा जा रहा है ए के पास। अब ए ने डाटा ले लिया, अब ए जो है सी को भेजेगा डाटा बिल्कुल इसी तरह जैसे वो पोलिंग कर रहा है। तो अब फिर उसको बताएगा कि आपका डाटा मेरे पास आ गया है, और उसके बाद वो सी को सेंड कर देगा। लेट से यहाँ पे कोई सी था तो सी को सेंड कर। दो बातें, बेशक डाटा आपने सेंड करना है रिसीव करना है हमेशा प्राइमरी स्टेशन के थ्रू होगा, और प्राइमरी स्टेशन खुद पोल करेगा हर स्टेशन से कि अगर आपके पास कुछ डाटा है तो मुझे बताओ। अगर जिसके पास हुआ तो वो डाटा भेज देगा, जिसके पास नहीं हुआ तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो ये इसकी वर्किंग का तरीका है। टोकन पासिंग आप ऑलरेडी भी देख चुके हो। एक स्पेशल मैसेज होता है जिसको हम टोकन कहते हैं, सारे स्टेशन के अंदर घूमता रहता है। जिस स्टेशन में डाटा सेंड करना होता है दो तरीके कार हैं, या तो वो टोकन के साथ ही अटैच कर दे या वो टोकन अपने पास रख के डाटा सेंड कर दे। इस तरह टोकन रिलीज करने के भी दो थे, या तो वो फौरी तौर पर डाटा सेंड करके टोकन रिलीज कर दे, या जिसको उसने मैसेज भेजा है वहां से जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती वो स्टेशन अपने पास टोकन होल्ड करके रखे। ये क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो मैं इसको अगेन नहीं करवा। नेक्स्ट हमारे पास चैनलाइजेशन है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन और टाइम डिवीजन बिल्कुल वही है, कोई नई चीज नहीं है। एक चैनल है, मल्टीपल लॉजिकल चैनल्स में डिवाइड कर लिया है, तो एक वक्त काफी सारे सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें तीसरी है जो है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये आप लोगों की असाइनमेंट है आज की, दूसरी आप लोग पहली है कि दूसरी जो भी है, तो आप लोगों ने ये करनी है कैसे। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल एड्रेसिंग है, ये मैं देख लेता हूँ। ठीक है, फिजिकल एड्रेसिंग से हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये करना है तो बताओ, अभी 5-6 मिनट है। सर ठीक नहीं है। सर काफी है, काफी है। ठीक है, नहीं सर कल करेंगे। चलो ठीक है, मैं एक मिनट पहले ये ऑफ कर दूं। कल भी आप रिकॉर्डिंग मैंने